आज हम जून 2019 के इकोनॉमिक्स नेट में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 2018 तक यानी कि 2004 से लेकर 2018 तक मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसने अभी तक नहीं देखा हो। तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लेगा, ताकि उसको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस मिल सकेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस 2019 का। ये पार्ट 1 में मैंने 3 पार्ट में बाँटा है, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, तो आपको 100 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व कराना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं उसको 3 पार्ट में कराऊँगी। तो हमारा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और इसको मैच करने के लिए बोला है कि आपको इसको मैच करना है। फर्स्ट क्या है, और इसमें हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में कोशिश की है लाने की। तो फर्स्ट है वेरियस कॉम्बिनेशन दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज़। तो वो कितना ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कंज्यूमर परचेज़ कर सकता है। तो परचेज़ कब करता है, तो इन चारों में से किसी एक में हमें मिलाना है। तो क्या इंडिफरेंस मैप से हम परचेजिंग की बात करते हैं? नहीं। इंडिफरेंस कर्व से भी नहीं करते, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम से भी नहीं करते हैं। बजट लाइन यानी कि हमारे पास कितनी बजट है, इससे हम कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट का ऑप्शन थर्ड हो गया। अब इसको करने का तरीका देखिए, आपको पहले का पता चल गया, तीसरा है, तो आपको सब मिलाने से अच्छा है पहले आप इसके ऑप्शन में देखिए। तो फर्स्ट का फर्स्ट है तो गलत हो गया, फर्स्ट का थर्ड है ये भी गलत, फर्स्ट का सेकंड है ये भी गलत। तो आपने अगर एक सॉल्व किया, फर्स्ट का थर्ड इसमें है, तो ये हमारा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, क्योंकि यही एक ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट का थर्ड करेक्ट है। अब आप इसके अकॉर्डिंग भी, अगर आपको फिर भी कंफर्म नहीं है, तो आप आगे के भी ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? बहुत सारे अगर इंडिफरेंस कर्व हो, तो हम उनको ऐसे-ऐसे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व हो सेट उसके, तो हम उसको इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। तो ये हमारा सी का फर्स्ट से हमारा हो गया। तो आप सारे को देखने से अच्छा आप सी का देखो, फर्स्ट यहाँ पे है, थर्ड भी है, फर्स्ट भी है, और पहला ये सारे ऑप्शंस भी गलत हो गए हैं। तो इस तरीके से आपने चौथा करेक्ट कर लिया। तो ये एक तरीका होता है जिससे आप ऐसे मैच ऑफ द फॉलोइंग को ईज़िली कर सकते हैं। तो मैं तरीके भी आपको बीच-बीच में बताती रहूँगी। अब इसमें देखिए, अगर सपोज़ ऐसा ऑप्शन आया जाए जिसमें ए का थर्ड 2 में है, तो आप किसी दूसरे ऑप्शन से एलिमिनेट करके कर सकते हैं, जैसे मैंने सी में बताया। वैसे आप कई सारे कर सकते हैं। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज़ इक्स इक्वल सैटिस्फैक्शन, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ पे सैटिस्फैक्शन की बात होगी। और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी टू द बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है जहाँ पे हमें बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात करते हैं, सॉरी, उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं, मैंने गलत यहाँ पे कर दिया। और कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल गुड्स एंड हैविंग अ सेम सैटिस्फैक्शन, वो इंडिफरेंस कर्व होता है। तो जहाँ पे ये है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब बजट लाइन और हमारा ये इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे पे टच करेगा, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो अगर हम कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें, तो इसका फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ। इसका हिंदी वर्जन थोड़ा मिस हो गया है, तो इंग्लिश में ही देख लीजिए। के एल यानी कि हमारा के एल अल्फा एंड यहाँ पे सी ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे के, यहाँ पे आप ए ले लीजिए, ये एल एंड के और अल्फा माइनस वन। तो इस तरीके से हम हमारा ये प्रोडक्शन फंक्शन होता है कॉब डगलस का। कॉब डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन इनिशियली जो कॉब डगलस है, इन्होंने इसको प्रूफ नहीं किया था। ये जो प्रपोजल है इसका, ये नट विक्सेल ने दिया था 1851 में, इन्होंने दिया था। लेकिन बाद में इसको एविडेंटली जो प्रूव किया था वो चार्ल्स कॉब एंड पाउल डगलस थे, वो जिन्होंने 1928 में इसको एविडेंटली प्रूव किया था। तो इसीलिए इसको कॉब डगलस नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, ये लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन है, इसको हम कहते हैं। और ये हमेशा, यानी कि अल्फा प्लस अल्फा माइनस वन हमेशा वन के इक्वल होता है, यानी कि इसका इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन हमेशा यूनिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पे आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर का मतलब यही हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये भी वन के इक्वल होता है, यानी कांस्टेंट या वन के इक्वल। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, और ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स पे बेस्ड नहीं होता है, ये कांस्टेंट रिटर्न पे बेस्ड होता है। इसीलिए हमारा फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन जहां भी मिलेगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि सेकंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग मेथड ऑफ सेलेक्टिंग अ स्ट्रैटेजी इज कंसिस्टेंट विद रिस्क अवर्टिंग बिहेवियर। तो ये हमारी गेम थ्योरी से रिलेटेड है। अब 3 तरह की स्ट्रैटेजी होती है, रिस्क न्यूट्रल, रिस्क अवर्टिंग और रिस्क लवर। अब इन तीनों में कैसी स्ट्रैटेजी कोई करता है, तो यानी कि जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, यानी कि कोई भी आप रिस्क या इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट में जो भी आपका रिस्क है, वो 2 चीज़ों से हम मेजर करते हैं, वेरिएंस निकालते हैं उसका, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। अब इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपका रिस्क जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन सा रिस्क अवर्टिंग होगा, मतलब कम रिस्क वाला होगा। तो जब आपका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों कम आ जाए, यानी कि स्मॉलर आए, तब हम उसको बोलेंगे कि ये रिस्क अवर्टिंग है। मतलब जो स्ट्रैटेजी है वो रिस्क अवर्टिंग है, यहाँ यानी कि यहाँ पे जो पर्सन है वो रिस्क उतना नहीं लेना चाहता है, तो वो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैलकुलेट करके देखेगा अपने इन्वेस्टमेंट का, और अगर वो स्मॉलर आया, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट उसका ठीक है, तो यानी कि जो उसकी स्ट्रैटेजी होगी, सेम एक्सपोनेंट प्रॉफिट होगी, एंड सेलेक्ट द वन विथ स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए, अगर यहाँ पे वेरिएंस भी होता ना तो भी सही होता। तो स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसलिए हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाद में अगर देखेंगे, इफ स्ट्रैटेजी हैव सेम स्टैंडर्ड डेविएशन, सेम नहीं स्मॉलर होना चाहिए, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा स्मॉलर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारा सेम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि जो हम प्रॉफिट है वो हमारा सेम ही रहेगा अलग अलग इन्वेस्टमेंट में, तो ही हम इसको निकाल सकेंगे। हम इसके अलग अलग वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड कर पाएंगे, यानी कि
अगर मान लीजिए ये ज़्यादा आ गया, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा हो गया, इसका मतलब हमने ज़्यादा रिस्क ले लिया, तो ये हमारे इसके वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर पहले ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अंडर नॉन कोऑपरेटिव गेम। तो दो तरह के गेम्स होते हैं, कोऑपरेटिव गेम्स एंड नॉन कोऑपरेटिव ऑपरेटिव गेम्स। यहाँ पे हमें नॉन कोऑपरेटिव गेम्स के बारे में पूछा है। तो दो तरह के गेम्स में कोऑपरेटिव गेम्स कैसे गेम्स होते हैं, वो ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें जो भी प्लेयर है वो निगोशिएट कर सकता है अपने अपोनेंट से, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्ड कर सकता है, एक प्लान या जॉइंट स्ट्रैटेजी कर सकता है। लेकिन नॉन कोऑपरेटिव गेम में ऐसा नहीं होता है, जॉइंट कॉर्पोरेशन नहीं किया जा सकता है। तो ये एक अंतर है कोऑपरेटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव गेम का। अब इसमें क्या है, इसेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस अपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू, नॉन इसेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस अपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इसेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस अपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड टू डिड्यूस हिज लाइकली रिस्पॉन्सेज अकॉर्डिंगली। तो क्या है हमारा कि हम नॉन कॉर्पोरेटिव गेम में हम क्या करते हैं, ये ज़रूरी है कि हम एक के व्यू पॉइंट को हम अपोनेंट के व्यू पॉइंट को समझ लें, लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग काम ना करें, उसी को हम नॉन कोऑपरेटिव बोलते हैं। यानी कि हमने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बाइंड नहीं किया है कि जो तुम करोगे वही मैं करूंगा, लेकिन हाँ हम समझेंगे जरूर कि वो क्या करना चाहता है, उसी को बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव गेम्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी में भी है, हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसको ये पढ़ के समझ सकते हैं, वर्डिंग्स की डिफरेंस होती है, तो वर्डिंग्स आपको यहाँ पे दी गई है। हमें 55 से लेकर 57 तक के क्वेश्चंस हमें इस तरीके से इस डायग्राम पे ही बेस्ड है। तो पहले तो हमें डायग्राम को समझना जरूरी है, तभी हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो जो भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्शन, उसको हमें पढ़ना है अच्छे तरीके से, और उसके बाद हमें इस डायग्राम को समझना है। दिया है मोनोपोली चार्जेस अ प्राइस एबव मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हमारा यहाँ पे है, यानी कि ये डिमांड कर्व है, ये एमआर कर्व है। तो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे हम वैसे वैसे फिगर को देखते जाएंगे, क्योंकि अगर हम पूरा पढ़ लेंगे तो हम कुछ मिस भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे पढ़ेंगे हम वैसे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि मोनोपोली जो है, वो जो मोनोपोली है वो चार्ज करता है प्राइस को एबव द मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा यहाँ पे है, यानी कि इक्विलिब्रियम डिमांड कर्व और मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पे कट करते हैं वहीं पे इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है। लेकिन जो मोनोपोली है वो इस इक्विलिब्रियम जहाँ जो जी है इससे भी ज्यादा प्राइस को चार्ज कर रहा है, यानी कि ई पॉइंट पे चार्ज कर रहा है। नॉट ऑल कंज्यूमर हु वैल्यू द गुड एट मोर देन इट्स कॉस्ट, यानी कि सारे कंज्यूमर ऐसे नहीं है जो इसकी मतलब इसके कॉस्ट से भी ज्यादा उस वैल्यू को वो प्रेफर कर सकें। Thus the quantity produced and sold by a monopoly is below the socially efficient level, यानी कि जो क्वांटिटी उसने प्रोड्यूस किया है x2 क्वांटिटी प्रोड्यूस किया है, लेकिन वो सोल्ड क्या कर रहा है x1। तो डेड कुछ तो डेड वेट लॉस होगा, यानी कि जितना प्रोड्यूस कर रहा है उससे कम वो सोल्ड कर रहा है। तो कुछ ऐसे पोर्शन है जो उसका वेस्ट जा रहा है, उसको हम डेड वेट लॉस कहते हैं। जो डेड वेट लॉस एक ट्रायंगुलर एरिया से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इस फिगर में आपको बताना होगा कि ऐसा कौन सा ट्रायंगुलर एरिया है जो रिप्रेजेंट करता है डेड वेट लॉस को। तो आप खुद समझ जाएंगे इसको देख के। अब इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये भी एक ट्रायंगल बना है, क्योंकि जब इतना आउटपुट उसने बनाया है बट वो बेच इतना ही रहा है, तो कुछ पोर्शन तो उसका वेस्ट जा रहा है। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जो डिमांड कर्व है और मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, उसके बीच के ही एरिया को हम बोलते हैं डेड वेट लॉस। लेकिन वो कौन सा ट्रायंगुलर एरिया है, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे भी दिया है कि डेड वेट लॉस वही ट्रायंगुलर एरिया में होगा। तो अगर ये देखें आप, तो ये इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि हमारी प्राइस यहाँ पे है। तो जहाँ पे प्राइस होती है और जहाँ से प्राइस हमारी लोअर प्राइस है, जहाँ से मार्जिनल रेवेन्यू वाली लाइन वाली प्राइस, और जहाँ से हम पीछे आए, मतलब इस मार्जिनल कॉस्ट और जो डिमांड कर्व वाला पोर्शन है इससे हम पीछे आए हैं। तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है यही हमारे रिप्रेजेंट करेगा डेड वेट लॉस्ट को। और अगर हम पूरा देखें तो ये वाला पोर्शन हम बोल सकते हैं कि डेड वेट लॉस्ट को रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि हमारा क्या ये फिगर था, और हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा है। पहला पूछा है कि व्हाट प्राइस विल बी चार्ज अंडर मोनोपोली। तो पहले पिक्चर देख लेते हैं, अब क्या चार्ज किया गया है, कौन सा चार्ज किया गया है प्राइस मोनोपोली के द्वारा। तो वो इफिशियंटली वो इतना तो बना रहा था इक्विलिब्रियम लेवल पे, लेकिन उसने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो क्वांटिटी को कम ही बेच रहा है, इतना ही बेच रहा है, और लेकिन उसने प्राइस ज्यादा रख दी है। तो ये ओ से लेके ई तक, यानी कि ओ ई जो प्राइस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मोनोपोली के प्राइस को। तो ओ ई प्राइस, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओ ई। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ये हिंदी में दिया हुआ है उसी फिगर को, तो जो हिंदी के स्टूडेंट है वो एक बार इसको भी पढ़ लेंगे। सेम ही है जो मैंने उसमें बताया है, बस अंतर है कि ये यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, तो आपके लिए इजी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज सोशली इफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया था ना, सोशली इफिशिएंट लेवल क्या है, ये x2 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोडक्शन इफिशिएंट प्रोडक्शन है, बट वो इतने तक का ही बेच रहा है क्योंकि उसने प्राइस हाई कर दिया है, मोनोपोली। तो सोशली इफिशिएंट हम किसको बोलेंगे, ओ से लेके x2 जो बनाया जा रहा है, उत्पाद किया जा रहा है, प्रोडक्शन की जा रही है, उसको हम बोलेंगे सोशली इफिशिएंट, यानी कि जो ओ x2 है वो हमारा सोशली इफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगा। थर्ड देखते हैं कि डेड वेट लॉस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कैसे डेड वेट लॉस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो डेड वेट लॉस को रिप्रेजेंट करने का जो मैंने अभी आपको जो ट्रायंगल बताया, वही ट्रायंगल है जो डेड वेट लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेड वेट लॉस को ऑलरेडी हमारे इसमें बोला था कि त्रिकोण क्षेत्र, तो त्रिकोण क्षेत्र कौन सा है, ए बी और सी, जो हमारे डेड वेट लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा डेड वेट लॉस हो गया। तो कहाँ है, बी ए सी या ए बी सी, ये दोनों सही होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये डी करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्म आर कॉम्पिटिटिव एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग द डिमांड कर्व फॉर लेबर इज। तो अगर कोई फर्म है
कॉम्पिटिटिव भी है एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग भी है, दोनों चीजें हैं। तो कौन सा जो लेबर डिमांड जो डिमांड कर फॉर लेबर है वो किसे डिटरमाइन किया जाएगा? तो इस कंडीशन में जब हमारा फर्म कॉम्पिटिटिव और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग हो तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है उससे डिफाइन वही हमारा डिमांड फॉर लेबर का कहलाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मार्जिनल वेज है, ये मार्जिनल वेज की लाइन है, और ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी जब हमारा डिमांड फॉर लेबर कर्व, ये डिमांड फॉर लेबर कर्व है, डिमांड फॉर लेबर कर्व, जहां पे ये दोनों ऐसे कैंसिल आउट होते हैं, वहां पे जो इक्विलिब्रियम होता है उसी को बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी। यहीं पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है इसी डिमांड कर्व पे। तो हम इसको क्या बोलेंगे, जहां पे इसी ये डिमांड कर्व को हम लेबर के वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहेंगे यहाँ पे। तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ये डिमांड कर्व कहलाएगा इसका। तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वर्क टाइम, ये इससे मैटर नहीं करता है। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो ये हमारा सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑफसेटिंग इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, तो यहाँ पे ऐसा इनकम और सब्सटीट्यूशन जैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, तो यहाँ पे जब लेबर की बात हो रही है तो हम कैपिटल का क्यों देखेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्यों देखेंगे, तो हम लेबर का देखेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस डिटरमाइन। तो जनरल इक्विलिब्रियम, दो तरह के इक्विलिब्रियम की बात माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, एक तो पार्शियल इक्विलिब्रियम, एक जनरल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम में सिर्फ दो तरह के दो तरह की प्राइस और क्वांटिटीज हैं किसी भी मार्केट, दो तरह के मार्केट में हम उसी को लेते हैं और बाकी को हम कांस्टेंट मानते हैं। जबकि जनरल प्राइस में हम सभी तरह के मार्केट को साइमल्टेनियसली एक साथ रखते हैं और सबका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जनरल इक्विलिब्रियम किसने दिया था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और पार्शियल इक्विलिब्रियम किसने दिया था। तो इसमें ये क्या डिटरमाइन करता है, तो प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ऑल मार्केट साइमल्टेनियसली, तो ये तो सही है, साइमल्टेनियसली करता ही है। फिर प्राइस एंड क्वांटिटी ऑल मार्केट साइमल्टेनियसली एंड एक्सप्लिसिटली टेक्स फीडबैक इफेक्ट इनटू अकाउंट। तो यस, ये सारे मार्केट को साइमल्टेनियसली करता तो है, ये फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, लेकिन ये अधूरा है। यहाँ पे इसने पूरी तरह से किया है कि एक्सप्लिसिटली, यानी कि वो साथ ही साथ वो फीडबैक भी लेता है, यानी कि वो कितनी मात्रा होनी चाहिए, कितना प्राइस होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए, उसका वो फीडबैक भी लेता रहता है, उसको भी ध्यान में रख के जनरल इक्विलिब्रियम में सारे मार्केट ध्यान में रख के ऐसे भी काम करते रहते हैं। तो सिर्फ फीडबैक इफेक्ट नहीं होगा, प्राइस इन ऑल मार्केट नहीं होगा, प्राइस एंड क्वांटिटी इन ऑल द मार्केट साथ में वो भी, और फीडबैक भी लेते रहे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा पूरी तरह से करेक्ट है, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि पैरेटो मार्जिनल कंडीशन फॉर इफिशियंसी इन कंपोजिशन ऑफ आउटपुट यानी प्रोडक्ट मिक्स। तो तीन तरह के पैरेटो की कंडीशन है। एक तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये कंडीशन है जिसमें इसकी कंडीशन अलग है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई, फॉर गुड ए एंड गुड बी। उसके बाद आता है हमारा, जब हम प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल प्रोडक्शन। ये प्रोडक्ट मिक्स में है, मिक्स की कंडीशन है। तो वो उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट मिक्स की कंडीशन में हमारा ये होता है कि जो मार्जिनल कंडीशन फॉर पैरेटो ऑप्टिमेलिटी है कंपोजिशन ऑफ आउटपुट, उसमें दो तरह से ये इक्वल होता है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन फॉर गुड एक्स एंड वाई फॉर ए एंड गुड एक्स एंड वाई फॉर बी। यानी कि इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई फॉर ए प्लस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई फॉर बी। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ये पैरेटो की ऑप्टिमल कंडीशन सॉरी, ये पैरेटो की ऑप्टिमल कंडीशन, तीन कंडीशन का ये दूसरा कंडीशन है। तो ये हमारे कौन से में करेक्ट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में ये हमारा एकदम करेक्ट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये देखिए बहुत अजीब तरीके से लिखा हुआ है, एक्स है फिर यहाँ वाई है फिर यहाँ जेड है, नहीं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन अगर ए बी भी यहाँ पे लिखा होगा तो भी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी अलग अलग दोनों के, फॉर दोनों गुड्स के लिए एक्स एंड वाई। नेक्स्ट है हमारा द इनकंसिस्टेंसी ऑफ विच वन ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया इज लेबल्ड एज सीटोवस्की पैराडॉक्स। तो सीटोवस्की पैराडॉक्स को और क्या नाम दिया गया है, तो सीटोवस्की ने हिक्स कैल्डर एंड हिक्स क्राइटेरिया को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सीटोवस्की पैराडॉक्स को दिया था। तो इसलिए इसमें ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि वाई डू इंडिविजुअल एक्ट इन रिस्कियर वे आफ्टर बीइंग इंश्योर्ड। तो अगर किसी के पास इंश्योरेंस होगा, जैसे सपोज करिए कि एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि क्यों ऐसा आदमी ऐसा करते हैं, जब वो उनके पास इंश्योरेंस होता है तो वो
कोई भी रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं कि अरे चलो मेरे पास तो इंश्योरेंस है ही। जैसे कि हाँ, किसी के पास कार है और वो कार का इंश्योरेंस ऑलरेडी हो रखा है, तो वो कार को बहुत बिना डर के वो चलाएगा और बिना उसके चलाएगा कि इसकी जो भी कॉस्ट आएगी वो तो चलो इंश्योरेंस है हमारा, तो उसमें हम मेरी कार को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो यानी कि सपोज करिए कि किसी के पास कार है और उस कार का इंश्योरेंस करा लिया, उसके बाद वो कार सीख रहा है, तो कार सीखते टाइम, नई कार है, कार सीखते टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, यानी कि कार में बहुत सारे, कहीं आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, नया नया कार सीख रहे हैं, या कहीं लग सकती है, या कोई स्क्रैचेस आ सकते हैं, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उस कंडीशन में आदमी क्या सोचेगा कि चलो कोई बात नहीं, अगर मेरी कार डैमेज भी हो जाता है तो हम मेरे पास इंश्योरेंस है, मैं अपनी कार को ठीक करवा सकता हूँ या सकती हूँ। तो वो कैसा किस तरह का बिहेवियर है हमारा। तो तब ये बिहेवियर हम शो करते हैं जब हमें मॉरल हैजार्ड की प्रॉब्लम है, यानी कि ये हमारा एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के दो तरीके होते हैं। एक तो हम एडवर्स सिलेक्शन, तो ये एडवर्स सिलेक्शन हमारी ये मार्केट से रिलेटेड है कि हम किस तरह का सिलेक्शन इन्फॉर्मेशन हमारे पास कम है। तो एडवर्स सिलेक्शन, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के दो तरीके, एडवर्स सिलेक्शन एंड ये मॉरल हैजार्ड। तो एडवर्स सिलेक्शन हमारे मार्केट में कोई चीज़ हम सिलेक्ट करते हैं उस सिचुएशन में क्रिएट होता है, और ये मॉरल हैजार्ड जब हम इंश्योर्ड हों और तब हम कोई ऐसी चीज़ें रिस्क वाली चीज़ें करते हैं, उसको हम मॉरल हैजार्ड कहते हैं कि जो हमारी जो नैतिकता है हम उससे होते जा रहे हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। इसका एक और एग्जांपल ये हम ले सकते हैं कि कोई ऐसा आदमी है जो जो बहुत उसको उसको कैंसर है, लेकिन उसको कैंसर होने के बाद वो उसने इंश्योरेंस कराया है और इंश्योरेंस कंपनी को उसने बहुत गलत गलत इन्फॉर्मेशन भी दे दी है। तो वो उस टाइम इंश्योरेंस कंपनी के पास जब ये सिचुएशन आपको आएगी तब वो आप एडवर्स सिलेक्शन पे करेंगे। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप इंश्योर्ड हैं और तब आप रिस्की बिहेवियर, आप जानबूझ के रिस्क उठा रहे हैं कि अरे चलो मेरे पास तो इंश्योरेंस है, तो तब हम उसको मॉरल हैजार्ड कहते हैं। बहुत थोड़ा अंतर होता है इन दोनों को समझने के लिए। तो मॉरल हैजार्ड यहाँ पे परफेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब हमारा जो क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड होगा, जो आगे के 2-3 क्वेश्चंस आएंगे इसी क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे। अब इसमें हमें क्या दिया है, हमें एक क्वेश्चन दिया है, यानी कि हमें डिस्पोजेबल इनकम वाई इज जीडीपी। तो हमें जीडीपी में अलग अलग इनकम निकालने हैं या आगे के क्वेश्चन मल्टीप्लायर निकालने होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करने की व्हाट इज द लेवल ऑफ इनकम। तो हमें इनकम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। तो सबसे पहले अगर आपको इक्वेशन पता है तो y किसके इक्वल होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस टी के, यानी कि इन्वेस्टमेंट सी प्लस, यानी कि हमारा ये किसके इक्वल होगा, सी प्लस आई प्लस जी। और ये मैंने टैक्सेस का जो अलग ऐड किया है इसको भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये हमारे इसमें आएगा वाई डी में। तो y इक्वल टू सी, हमें c का ऑलरेडी इक्वेशन दिया हुआ है। तो c का इक्वेशन क्या है, 25 प्लस 0.8 और वाई डी का मतलब क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम। हम कैसे निकालते हैं, अपने पूरे इनकम में से जब हम टैक्सेस को माइनस कर देते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम निकल आती है। और प्लस प्लस हमारा ये गवर्नमेंट इनकम और इन्वेस्टमेंट। तो आई और जी मैं अभी ऐसे ही लिख लेती हूँ। अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी 25 प्लस 0.8 था, और हमें टी क्या दिया हुआ है, तो नेट टैक्सेस फिक्स्ड है 100। उसके बाद हमें क्या क्या दिया हुआ है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किसके इक्वल है, जी हमें 75 दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट हमें 100 दिया हुआ है। तो प्लस 100 प्लस 75, और ये हमें टी कितना दिया हुआ है, 100 ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 100 रख लेंगे। अब हम इसको इक्वेशन को और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई, अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये ब्रैकेट में है ना, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे। तो इसको किस तरीके से हम करेंगे, 25 को ऐसे ही लिखेंगे, 0.8y, तो 0.8y को मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो क्या होगा 0.8y। फिर ये प्लस में है और ये माइनस में है। अब ये जब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये माइनस ही होगा, और t की वैल्यू क्या है 100, और हम 100 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 80। फिर प्लस 100 ऑलरेडी है और 75 ये हमारा ऑलरेडी है। अब हम क्या करेंगे, इस हमें सिर्फ अननोन जो वेरिएबल है एक y यही यहाँ पे है, तो हम इसको इधर लेके आ जाएंगे। तो y माइनस 0.8y, अब जितनी भी वैल्यू है इसको हम इसी तरह से एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, या फिर आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर 100 में से 80 माइनस होगा तो 20 आएगा, 20 और 75 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 75 प्लस 25 100, और 100 और 20 120, तो यानी कि यहाँ पे हमारा 120 आ गया। अब हमने इसको माइनस किया तो क्या हो गया 0.2y। हमें y ही निकालना था, इक्विलिब्रियम लेवल ही हमें निकालना है। तो इक्विलिब्रियम लेवल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y को यहीं पे रखेंगे और ये 120 अपॉन 0.2 से डिवाइड कर देंगे, ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12 और ये 0 0, तो यानी कि y इनकम हमारा कितना आ गया 600 का। तो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा 600। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इनकम 600। वैसे ही हमें देख लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, ये हिंदी में है, हिंदी के भी स्टूडेंट देख लेंगे, बाकी सेम कैलकुलेशन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को मल्टीप्लायर को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसका फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा, 1/1 माइनस MPC, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, पहले तो हम अपना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देख लेते हैं कितना है। देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा क्या होता है,
जो भी हमारे डिस्पोजेबल इनकम के साथ मल्टीप्लाई होता है उसी को हम बी बोलते हैं, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इसी को बोलते हैं। तो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है 0.8। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, चलिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी जो कि गवर्नमेंट मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है 1/1 माइनस 0.8। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, जब हम इसे माइनस करेंगे तो 0.2 आएगा। अब इसको इसको हम डिवाइड कर देते हैं सॉरी इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये 100/2 यानी कि हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना आया है 5। अब हम चलते हैं टैक्स मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर 5 आ गया, अब हमें टैक्स मल्टीप्लायर निकालना है। तो टैक्स मल्टीप्लायर का अगर आपको फॉर्मूला ना पता हो तो टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है -b/1 -b। बी क्या है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा कितना था 0.8। अब सेम एज इट इज आप 0.8 यहाँ पे रखिए, यहाँ पे 1 - 0.8। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -0.8 अपॉन 0.2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, 2 4 जा 8 तो -4। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई -4। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस तीनों को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से मैच करना है, तो सेम ट्रिक अपनाएंगे जो हमें पता होगा, हम उसको मैच ऑफ द फॉलोइंग कर लेते हैं। तो हमें सबसे, अगर आप इधर देखें सपोज आपको कुछ आता नहीं है लेकिन आपको फिर भी इसको करेक्ट करना है, तो अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो हमने बहुत बार पढ़ा है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किसने दिया है, मोडिगिलियानी एंड एंडो ने। तो एंडो एंड मोडिगिलियानी आपने कर लिया सी का फर्स्ट। अब देखिए आपने सी का फर्स्ट किसमें है, सी का फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ इसमें है और किसी में सी का फर्स्ट नहीं है। तो यानी कि आप ऐसे बिना किसी और ऑप्शन को किए आप सेकंड मार्क कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को ये नहीं आता है कि सी सी लाइफ साइकिल नहीं आता है, किसी बच्चे को आता है एक्सेलरेशन एंड मल्टीप्लायर दिया है सैमुअल्सन ने, तो उससे भी वो कर सकता है ए का थर्ड और किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑड एंड इवन करके भी कर सकते हैं और जो आपको पता है वो भी कर सकते हैं। अब इफिशिएंसी वेज मॉडल आप ज्यादातर नहीं पढ़ते हैं कि एकरलॉफ एंड एलन का है और कैम्ब्रिज अप्रोच मार्शल एंड एसीपीयू का है, तो ये ईजी था वैसे, लेकिन फिर भी आप ये ट्रिक अपना सकते हैं जिसको आपको पता है उस तरीके से। यहाँ पे हिंदी में है, आप पॉज करके देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज। अब ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है कि अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गया, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ने से क्या क्या होता है, पहले आप ऑप्शन में पढ़िए, पहले आप ये सोच लीजिए कि मनी सप्लाई बढ़ने से क्या क्या होगा। तो मनी सप्लाई बढ़ने से कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो होती है ना। मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा होते हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। अब मनी सप्लाई किस कैसे कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो मनी सप्लाई बढ़ाई जाती है दो तरीके होते हैं, एक तो मॉनेटरी मेजर्स और एक गवर्नमेंट अपने मेजर्स या टूल्स अपनाती है। या तो गवर्नमेंट टैक्स को कम कर देती है और इन्वेस्टमेंट बढ़ा देती है, या तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी में देखिए तो बहुत सारे जितने भी इंटरेस्ट रेट होते हैं वो उसको कम कर दी जाती है, तो इंटरेस्ट रेट को हम कम कर देते हैं। तो इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से बैंकों के पास ज्यादा पैसा होता है और बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो लोन लेते हैं यानी कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट ही करेंगे। तो इस तरीके से जब हम सोचेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट होने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो क्या रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो नो, मनी सप्लाई बढ़ने से गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा करती है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। फिर क्या लिखा है, लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट सो दैट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस, यस दिस इज करेक्ट। अब ये कैसे करेक्ट हो गया, अभी मैंने आपको बताया कि मनी सप्लाई बढ़ाने के दो ही तरीके होते हैं, एक तो गवर्नमेंट कुछ टूल्स लेती है, टैक्स या एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, और या तो मॉनेटरी मेजर्स में क्या होते हैं, अलग अलग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारे कम कर दिए जाते हैं। तो लोअरिंग इंटरेस्ट रेट यानी कि ये सब कम करने की वजह से इंटरेस्ट रेट कम करेगी बैंक, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाएगा। तो मनी सप्लाई होने की वजह से डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कब इंक्रीज होती है, जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है और इंटरेस्ट रेट हमारा कम रहता है, तब जाके हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब राइजिंग इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टिंग रिड्यूसेस, ये इसका जस्ट अपोजिट बात कर रहा है जो कि गलत है। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो इंक्रीज होती है, लेकिन हमें बताना है कि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज क्यों होगा, तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है द लॉन्ग टर्म क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज from imbalance between the skill and the other characteristics of workers in the market and needs to employers is known as। तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट के कई सारे तरीके होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हाँ, एक तो हमारा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो चारों होते ही हैं। साथ में साथ एक फेमस है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी होता है। तो अभी तो वो हमारे पास नहीं है ऑप्शन में, तो उसकी बात नहीं करेंगे, इन सबकी मैं बारे में बता दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये हमारे बिजनेस साइकिल से रिलेट करता है, जब हमारा डिप्रेशन आता है मार्केट में या रिसेशन आता है, उस टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं जब कोई जॉब चेंज कर रहा है उसके बीच में या जॉब देख रहा है, तो एक एक जॉब से यानी कि एक जॉब से दूसरे जॉब में जो स्विच कर रहा है, उस स्विच करने के टाइम सपोज उसको 2 और 3 महीने जॉब नहीं मिली, वो जॉब ढूंढ ही रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं जिसमें हमारा स्किल हमारे जो स्ट्रक्चर है उसे मैच नहीं कर पाता। सपोज अब एआई का जमाना आ गया है,
एआई से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स है मार्केट में, लेकिन लोगों की स्किल अभी डेवलप नहीं हुई है कि वो एआई को अच्छे तरीके से सीख सकें या वो कर सकते हो। अभी स्किल नहीं डेवलप है, जिसकी वजह से वो जॉब नहीं पा रहे हैं। उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी कि हमारे पूरे स्ट्रक्चर में टेक्नोलॉजी ने ज़्यादा हावी हो गया है और जो हमारी स्किल है अभी भी उसके एप्रोप्रिएट नहीं है, इसकी वजह से हम जॉब नहीं पा रहे हैं। उसी को हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अक्सर एग्रीकल्चर में देखा जाता है कि एग्रीकल्चर के कुछ पीरियड जब हमारा जब हमारा मतलब खेतों में अनाज बिकने लगते हैं, उस टाइम हमारे पास एम्प्लॉयमेंट रहता है, बाकी के टाइम में हमारा नहीं रहता है, तो वो सीजन वाइज चलता है, उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इसमें हमारा वर्कर मार्केट एंड नीड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या जहाँ पे स्किल और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो, उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो कि हमारे स्ट्रक्चर चेंजेस की वजह से हम अनएम्प्लॉयमेंट के काबिल एम्प्लॉयमेंट नहीं ले पाते हैं, उसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज इनकम फॉल्स कंजम्पशन डिक्लाइन बट प्रोपोर्शनेटली लेस देन द डिक्रीज इन इनकम बिकॉज कंज्यूमर डिजायर टू सस्टेन प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो देखिए, ये हमें जो ये स्टेटमेंट है, ये ड्यूजनबेरी ने अपने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में दिया था, अगर आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा इफेक्ट है ये। तो ये सारे इफेक्ट होते हैं अपने अपने उस पे, लेकिन ऐसे इफेक्ट को जब हमारी इनकम और कंजम्पशन में रिलेशन देखा जाता है कि हमारी इनकम जब मतलब हमारी जब इनकम ज्यादा थी तो हम उस हिसाब से कंजम्पशन कर रहे थे, ठीक है। आप स्टार्टिंग से समझिए, इनकम ज्यादा थी तो हम उस हिसाब से ज्यादा कंजम्पशन कर रहे थे, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन जॉब चली गई या आप बीमार हो गए या कुछ भी हो गया, तो आपकी इनकम फॉल हो गई, लेकिन आपका कंजम्पशन उस इक्वली फॉल नहीं हुआ। आपका कंजम्पशन अभी भी उतना ही है जितना आपने पहले आपका था। तो वैसे इफेक्ट को हम रेचेट इफेक्ट बोलते हैं, जो कि ड्यूजनबेरी ने दिया था। तो इसको हम रेचेट इफेक्ट बोलते हैं, जब हमारी इनकम उस हिसाब से फॉल होती है लेकिन हमारा कंजम्पशन डिक्लाइन नहीं होता है। यानी कि व्हेन कंजम्पशन डज नॉट फॉल इन प्रोपोर्शनेट टू इनकम फॉल, इट मींस हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा और हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम घट जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम रेचेट इफेक्ट बोलते हैं। अब कई लोग यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट करेंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें क्या अंतर है, जब आपको इनकम एंड कंजम्पशन का दे दिया जाए रिलेशन और उसके बाद बोले कि कौन सा इफेक्ट है, तो आप रेचेट इफेक्ट डालेंगे। लेकिन आपको अगर ये बोला जाए कि किसी आदमी के फैशन को देख के किसी ने कोई उसको देखा देखी, जैसे किसी ने एप्पल का मोबाइल ले लिया, उसके पास उतनी औकात थी, लेकिन दूसरे ने उसके देखा देखी उसके कंपटीशन में ले लिया, जबकि उसकी औकात भी नहीं है उतनी कि वो ले सके, लेकिन फिर भी कंपटीशन में उसने ले लिया दिखाने के लिए, तो उसको हम डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। आई होप आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हुई होगी, बहुत सारे लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कर दिया होगा इस क्वेश्चन में, बट रेचेट इफेक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इफिशियंसी वेज मॉडल द रियल वेज इज अ सेट टू। तो इफिशियंसी वेज मॉडल में रियल वेज क्या होता है, तो इफिशियंसी वेज मॉडल का जो हम देखते हैं कि ये किस तरीके से डिपेंड करता है। पहले तो हम इसके ऑप्शन को देखेंगे, तो इफिशियंसी वेज मॉडल कब होगा, जब हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज अपनी इफिशियंसी को हम मैक्सिमाइज कर ले पर वर्कर जो जितना गुड्स, मतलब हम सॉरी मुझे थोड़ी खांसी है तो बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो जा रही है। जब हम अपनी इफिशियंसी को मैक्सिमाइज कर देते हैं, जितना हमने वर्कर को पे किया है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि हम जितना वर्कर को पे कर रहे हैं उसके एकदम मैक्सिमाइज करके हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं इफिशियंसी वेज मॉडल। यानी कि हमने जो वेज दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है या इफिशियंट प्रोडक्शन किया है, उसी को बोलते हैं इफिशियंट वेज मॉडल। अब यहाँ पे मिनिमाइज द इफिशियंसी ऑफ वर्कर, तो बिल्कुल गलत है। मिनिमाइज क्यों करना है, इफिशियंसी है ना, तो मैक्सिमाइज करेंगे हम इफिशियंसी वर्कर की। क्लियर द लेबर मार्केट, नो, नॉट टू क्लियर द लेबर मार्केट, इसका कोई वही नहीं बनता है। मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर पर रुपीज ऑफ रियल वेज रिसीव, तो यस, जितना वो रियल वेज रिसीव कर रहा है उस हिसाब से जो मैक्सिमम इफिशियंसी होगी वर्कर की, उसी को हम इफिशियंसी वेज मॉडल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बाई फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट इकोनॉमिक्स मीन्स। तो फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट या क्राउडिंग आउट सिचुएशन कब होती है, जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। यानी कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की वजह से जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो बाहर से क्राउड आउट हो गए, मतलब जो क्राउड था इन्वेस्टमेंट का प्राइवेट वाले वो आउट हो गए, उसको क्राउडिंग आउट बोलते हैं। अब इसी को बोल दिया, एक टर्म जोड़ दिया, फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट हम कब बोलेंगे, जब हमारा जो गवर्नमेंट बोरोइंग है, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करने के लिए इतना ज्यादा बोरो कर रही है, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो ड्राइव्स अप, यानी कि बढ़ गया है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो ये हमारी एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी के थ्रू ही की जाती है। इसमें बोला है क्रेडिट रैशनिंग, तो क्रेडिट रैशनिंग दूसरा तरीका होता है, ये इसका पार्ट नहीं है क्राउडिंग आउट का। और व्हाट गवर्नमेंट बोरो कैन नॉट बी यूज फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो ये जो भी गवर्नमेंट बोरो करती है उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में हम यूज नहीं कर सकते हैं। ये
मतलब ये हमें पूछ रहा है, बता नहीं रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल ऑन कमर्शियल बैंक लैंडिंग, तो नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट करती है कंट्रोल, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, एन इंक्रीज इन फिजिकल स्पेंडिंग लीड्स टू, यानी कि फिजिकल स्पेंडिंग से क्या होता है। तो अगर फिजिकल स्पेंडिंग हम लीड करेंगे, अभी हमें यहाँ पे फिलिप्स कर्व के बारे में मूवमेंट्स दिया है, पूछा है, तो पहले तो फिलिप्स कर्व का रिलेशन देख लेते हैं। तो फिलिप्स कर्व हमारा इस तरीके से बनता है, यहाँ पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट होता है और यहाँ पे हमारा इन्फ्लेशन, यानी कि ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच के इनवर्स रिलेशन को बताता है फिलिप कर्व। तो अगर फिजिकल स्पेंडिंग बढ़ जाएगी तो स्पेंडिंग बढ़ने की वजह से हमारा जो ये फिलिप कर्व है इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन स्पेंडिंग बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन हमारा क्या हो जाएगा, पहले ये था, ये हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट हमारा घट जाएगा, यानी कि ये हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अगर हम इस तरीके से करें तो पहले हम यहाँ पे थे और फिर बाद में अगर हम देखें यहाँ से तो इस तरीके से, या अगर हम इसी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे देखें तो भी हमारा इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ा ही है पहले के कंपैरिजन में। तो फिजिकल स्पेंडिंग इंक्रीज होने से हमारा फिलिप कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। चौथा जो है नन ऑफ द एबव है, यहाँ पे ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए ये हिंदी में दिया हुआ है, ये दोनों यहाँ पे बढ़ती है बेरोजगारी और यहाँ पे बेरोजगारी में गिरावट आती है, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसा नहीं, कुछ भी मतलब गलत होगा। यहाँ पे देखिए अनएम्प्लॉयमेंट सेम है एकदम, सिर्फ इन्फ्लेशन वो हो रही है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हमारा जो फिलिप कर्व है वो दाई ओर अंतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज्यूम दैट एन इकोनॉमी बिगिंस इन मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम देन टैक्सेस आर सिग्निफिकेंटली डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस। तो देखिए हमें इसको ना ध्यान से समझना होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में टैक्सेस डिक्रीज हो रही हैं, तो टैक्सेस डिक्रीज होने से क्या क्या चीजें होती हैं, टैक्सेस कब हम डिक्रीज करते हैं, तो टैक्सेस गवर्नमेंट तब डिक्रीज करती है जब वो चाहती है कि हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करें, यानी कि मनी सप्लाई हमारे उसमें, तो टैक्सेस वो डिक्रीज करती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में जब टैक्सेस डिक्रीज की जाती है तो उससे रिजल्टेड चेंज क्या होती है, तो टैक्सेस डिक्रीज होने की वजह से रिजल्टेंट चेंज यही होगी कि टैक्सेस डिक्रीज होगा तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, मार्केट और एक्सपैंड करेगी, यानी कि एक्सपेंशन होगा मार्केट का, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी होगा मार्केट में, क्योंकि मनी सप्लाई सबके पास पैसे ज़्यादा हो गए हैं टैक्सेस कम होने की वजह से। तो इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन एक्सपेंशन तो होगा लेकिन डिफ्लेशन नहीं होगा, यहाँ पे एक्सपेंशन होगा ना कि रिसेशन, एक्सपेंशन तो होगा, इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो अगर जब ऐसी सिचुएशन आए तो पहले से आप सोच लीजिए कि मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या क्या होता है, तो जब जो वही चीजें हमें देखनी है, अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन को पढ़ लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आप यहाँ तक सोच ही नहीं पाएंगे। तो पहले आप सोच लीजिए कि मनी सप्लाई बढ़ने से क्या क्या चीजें होती हैं, तब जाके आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अब आता है रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। तो रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस किसने दिया है, ये आप मुझे होम मतलब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, देखती हूँ आपको आता है या नहीं। तो रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस किसने दिया है ये जरूर बताइएगा, और रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस में क्या क्या होता है मैं बता दे रही हूँ। तो रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस का मतलब ही है कि जो लेबर्स हैं उनको ऑलरेडी मार्केट के बारे में पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इस वजह से वेजेस बढ़ रहे हैं, इससे हमारा कुछ अपना फायदा नहीं हो रहा है, तो ऑलरेडी उसको पता है मार्केट के बारे में, वो फोरकास्ट कर पा रहा है अच्छे से मार्केट को, और वो फ्यूचर इन्फ्लेशन के बारे में कंसर्न है, वो रेट जानता है, उसको हम रेशनल एक्सपेक्टेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, रेशनल एक्सपेक्टेशन में देख लेते हैं हमें क्या है, कंसिस्टेंटली ओवर एस्टिमेटिंग द एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द फ्यूचर। तो हम ओवर एस्टिमेट नहीं करते हैं, रेशनल एक्सपेक्टेशन में हम एक्जैक्टली एस्टिमेट कर लेते हैं और करेक्ट ही करते हैं। ऑलवेज करेक्ट, तो हम देखिए कोई भी चीज़ ऑलवेज करेक्ट नहीं होती है, अगर करेक्ट आता तो शायद ये ऑप्शन करेक्ट होता, बट ऑलवेज करेक्ट होगा, सपोज मतलब लोगों से गलतियां भी हो सकती हैं, बट ये माना गया है कि रेशनल एक्सपेक्टेशन में मैक्सिमम करेक्ट होते हैं। कंसिस्टेंटली अंडर एस्टिमेटेड द एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, क्या वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, नो। आर करेक्ट ऑन एन एवरेज, येस ऑन एन एवरेज वो करेक्ट होते हैं, बट सब्जेक्ट टू एरर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली। ऑन एन एवरेज तो वो करेक्ट होते हैं लेकिन हो सकता है कुछ गलतियां उनसे हो जाएं। ये जब हम रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें बताया ही गया है कि जो हमारे लेबर हैं या जो वर्कर्स हैं वो ऑन एन एवरेज करेक्ट फोरकास्ट करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में और वेज बढ़ने के बारे में, लेकिन हो सकता है उनसे कुछ गलतियां हो जाए जो कि रैंडम है वो, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें ऑलवेज बोला है, अरे कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए परफेक्शन की बात तो इस हाइपोथेसिस में की नहीं जाएगी कि एकदम करेक्ट ही होते हैं सारे वर्कर्स, एकदम सब कुछ करेक्ट एंटिसिपेट कर लेते हैं, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इन्वॉल्व द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, द अकाउंटिंग एक्सपोजर एंड, तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में क्या क्या चीजें होती हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या हो सकता है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में कई तरह की रिस्क इन्वॉल्व होती हैं। पहला कि ट्रांजेक्शन एक्सपोजर ऐसे रिस्क को बोलते हैं जिसमें हम हमारा जो एक्सपोजर है ये फ्यूचर पे डिपेंड करता है, तो फॉरेन रिस्क में हम कई तरह के ऐसे
जैसे इस फ्यूचर मार्केट में हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, स्टॉक मार्केट में किया, तो हम कुछ फ्यूचर को देख के जो रिस्क हम लेते हैं वो भी फॉरेन रिस्क का पार्ट है। अकाउंटिंग एक्सपोजर का मतलब होता है कि जो भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज में अकाउंट से रिलेटेड जितने भी रिस्क होते हैं, जो जो हम इनको एक्सपोज करते हैं, जाके हम वहाँ पे एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो वो भी हमारे फॉरेन रिस्क में इन्वॉल्व होता है। और साथ ही साथ एक जो और रिस्क है उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपोजर। ऐसा कुछ होता नहीं है, रिजिडिटी भी नहीं होती है। ट्रांसलेशन होता है और इकोनॉमिक एक्सपोजर होता है, लेकिन ट्रांसलेशन एक्सपोजर जो है ये बहुत ही लिमिटेड है, ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में नहीं होता है। ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर जो है, हम उसको बोलते हैं जब कोई भी एग्जिस्टिंग नेट अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स, ये करेंसी से रिलेटेड है। ये जो ट्रांसलेशन एक्सपोजर है, ये सॉरी, ये करेंसी नहीं, ये बुक वैल्यू और इन सब चीज़ से रिलेट करती है। इसमें असेट्स एंड लायबिलिटी हम देखते हैं फॉरेन करेंसी की, जिस फॉरेन करेंसी की अकाउंटिंग एक्सपोजर से मतलब अकाउंटिंग एक्सपोजर भी इसका एक पार्ट होगा। तो हमें ऑलरेडी अकाउंटिंग एक्सपोजर दिया तो हम इसको नहीं लेंगे। बाकी ये सब भी होते नहीं है। इकोनॉमिक एक्सपोजर होता है जो कि फॉरेन रिस्क का पार्ट होता है। अब इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या होता है? वैसा रिस्क जो एसोसिएट करता है हमारे प्रेजेंट वैल्यू, हमारे फर्म के प्रेजेंट वैल्यू के चेंजेस से, जो कि असेट एंड लायबिलिटी के अकाउंट पे होती है। यानी कि अगर हम इसको पूरी तरह से डिफाइन करें तो द रिस्क दैट आर एसोसिएटेड विद चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फर्म एंड असेट और लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सचेंज रेट चेंजेस इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्सपोजर। तो फॉरेन रिस्क जो हमारा है, तीन तरह के एक्सपोजर इसमें इन्वॉल्व होते हैं: ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, अकाउंटिंग एक्सपोजर एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर। तो ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा थ्री पिलर ऑफ एशियन स्पेसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको हम APEC भी बोलते हैं। अब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक एक्सपोजर, जैसे अगर आप देखिए तो बहुत अलग अलग तरीके के ग्रुप्स होते हैं। जैसे शार्क हो गया, WTO हो गया, या कई सारे हैं ग्रुप्स। मतलब पैसिफिक वाले अलग, यूरोपियन यूनियन हो गया। तो इस तरीके के कई सारे ग्रुप्स होते हैं। उसी ऐसे ही ग्रुप्स का एक ग्रुप का नाम है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसको पहली बार बनाया गया था 1989 में, जिसमें इनिशियली जो थे 12 मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमिक मेंबर्स थे, 12 इकोनॉमीज के मेंबर्स थे, लेकिन बाद में एक्सटेंड करके 21 मेंबर्स हो गए थे। जो इसका मेन मोटो है वो क्या करना है? इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है, ट्रेड को प्रमोट करना है एंड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है। लेकिन इसके थ्री पिलर्स हैं। थ्री पिलर्स में क्या है? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन हो, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ बिजनेस फैसिलिटेशन भी दिया जाए मतलब मेंबर्स कंट्री को, और उसके बाद इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन भी हो मेंबर्स कंट्री में। किसी भी तरह का मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं होगा इसमें। तो ABC हमारा करेक्ट हो जाएगा, ABC ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये हिंदी में है, हिंदी के स्टूडेंट्स देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सेस सप्लाई ऑफ कमोडिटी एवं नॉन ट्रेड इक्विलिब्रियम। तो नॉन ट्रेड इक्विलिब्रियम के ऊपर जब हमारी कमोडिटी जाती है, एक्सेस सप्लाई होती है इस इक्विलिब्रियम के ऊपर एक्सेस सप्लाई होती है, तो हम उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। तो हमारा इंपोर्ट डिमांड ऑफ द कमोडिटी नहीं, एक्सपोर्ट सप्लाई एंड इंपोर्ट डिमांड नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम उसको एक्सपोर्ट सप्लाई ऑफ द कमोडिटी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग आइटम्स इज इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ BOP। तो BOP के दो अकाउंट्स होते हैं, एक को बोलते हैं हम करंट अकाउंट और दूसरे को बोलते हैं हम कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें होती है? करंट अकाउंट में जो तीन मेन चीजें होती हैं वो क्या है? मर्चेंडाइज अकाउंट होता है इसमें, इनविजिबल अकाउंट एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। तो मर्चेंडाइज या हम उसको विजिबल अकाउंट भी बोलते हैं, मैं यहाँ पे बोल दे रही हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। यहाँ पे इनविजिबल अकाउंट और उसके बाद ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। और कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? कमर्शियल बोरोइंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस, एक्सटर्नल असिस्टेंस, और जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि FDI, FPI। तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट्स के पार्ट होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इनकम ये किसके पार्ट होंगे? इनकम की बात हो रही है ना इसमें, तो ये करंट अकाउंट का पार्ट है। ये इनविजिबल ये भी करंट अकाउंट का पार्ट है। प्राइवेट ट्रांसफर ये भी करंट अकाउंट का पार्ट है। कैपिटल अकाउंट का पार्ट सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बोरोइंग है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, किसी भी तरह का अगर हम कमर्शियल उधारी मांगते हैं IMF से हो या वर्ल्ड बैंक से हो, तो वो सारी कैपिटल अकाउंट के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनबैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ट्रांसफर पेमेंट। अभी बताया ट्रांसफर पेमेंट करंट अकाउंट का पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें एक यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है GT - AT अपॉन 1 - AT, और हमें यहाँ पे G की वैल्यू दी हुई है, AT की वैल्यू दी हुई है, और हमें बताना है T की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए, ये जो वैल्यू दी हुई है बस हमें G में रख देना है। तो G में हम रख दे रहे हैं T हमें फाइंड करना है। G की वैल्यू दी हुई है, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अपॉन 1 - AT, ये T ही है। G की वैल्यू हमें 0.3 दी हुई है, T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
ए टी की वैल्यू 0.8 दी हुई है, टी ए की वैल्यू 0 दी हुई है अपॉन 1 माइनस 0.8। तो अगर हम इसको देखें तो टी अगर ये 0 के साथ मल्टीप्लाई है तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, 1 से माइनस करेंगे इसको तो ये आएगा 0.2। ठीक है, अब इस 0.2 को इस इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.3 इंटू 0.2 इज इक्वल टू टी। तो 2 3 ज़ा 6, नहीं एक सेकेंड, तो ये टी माइनस ये हो गया। अब टी माइनस ये 0.8 है ना, हाँ टी माइनस ये हमने कर लिया 0.3, 0.8 और ये 0.6 हो गया। अब इस वैल्यू को हमने रख लिया तो 0.6 वैल्यू आ रही है और 0.6 तो हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो फिर अब हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन में 0.6 दिया नहीं है। जब ऑप्शन में 0.6 ना दिया हो तो उस कंडीशन में एक बार फिर से देख लेते हैं इसको हम। हमें जी की वैल्यू 0.3 दी हुई है, टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू 0.8 दी हुई है और इस टी और आई की वैल्यू 0 दी हुई है और अपॉन 1 माइनस 0.8। तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, तो यानी कि टी माइनस 0। ओके ओके, और ये 0.3 तो और इसको माइनस करेंगे तो 0.2। अब ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.3 और 0.2 हमारा हो जाएगा 6, 0.6 हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, द प्रोविजन अंडर द मेंबरशिप क्लॉज ऑफ आईएमएफ इज दैट एनी कंट्री कैन बिकम अ मेंबर। तो यानी कि ये बोल रहा है कि ऐसा क्या प्रोविजन है जिसमें कोई भी कंट्री आईएमएफ का मेंबर बन सकता है। तो आईएमएफ का मेंबर बनने के लिए सबसे पहले जो प्रोविजन है कि आप वर्ल्ड बैंक के मेंबर होने चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक का सबसे पहले तो वो मेंबर होगा, तभी वो आईएमएफ के मेंबर के लिए एलिजिबल है। और साथ ही साथ कुछ सब्सक्रिप्शंस होते हैं, यानी कि कुछ पैसे देने पड़ते हैं हम आईएमएफ को मेंबरशिप लेने के लिए। तो एक सब्सक्रिप्शन होता है। अब सब्सक्रिप्शन कैसे डिसाइड होता है कि सब्सक्रिप्शन डिसाइड होता है कि अलग अलग कंट्री का जो वेल्थ है उससे डिफाइन होगा कि उस कंट्री को कितना देना होगा आईएमएफ का मेंबर बनने के लिए। तो जो डब्ल्यूटीओ का मेंबर, डब्ल्यूटीओ नहीं, वर्ल्ड बैंक का मेंबर हो और सब्सक्रिप्शन इन गोल्ड, नहीं गोल्ड जरूरी नहीं कि गोल्ड में ही सब्सक्रिप्शन ले, कंट्री विलिंग टू द मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ नहीं वर्ल्ड बैंक का मेंबर होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक का मेंबर हो और वो सब्सक्रिप्शन देने को भी तैयार हो। तो ये हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बाकी यूएनओ का मेंबर नहीं है। इसका हिंदी है यहाँ पे वर्जन। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्शल लर्नर कंडीशन फॉर अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू बी स्टेबल, द सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड द डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी। तो देखिए, जब हमारा मार्शल लर्नर ने 3 कंडीशन दिया था, तो मार्शल लर्नर की पहली कंडीशन ये है कि जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ इम्पोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट ये ग्रेटर होना चाहिए 1 के, तब ये कहलाएगा स्टेबल प्लस मतलब वो एक्सपोर्ट कर रही होगी कंट्री। अगर इलास्टिसिटी ऑफ इम्पोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट 1 से कम है तो वो अनस्टेबल होगी और वो इम्पोर्ट कर रही होगी, और जब 0 होगा तो वो इक्वल होगी। तो हमारा यहाँ पे पूछा है कि इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट स्टेबल के लिए और एक्सपोर्ट शुड बी, तो एक्सपोर्ट हमें हमेशा मोर देन 1 होगा, तब जाके मार्शल लर्नर कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो आज ताकि उसको जो भी मैं वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, इमिसराइजिंग ग्रोथ इज द टर्म गिवन बाय, यानी कि ये दरिद्रता कारक पद का प्रयोग किसने किया था। तो इमिसराइजिंग ग्रोथ का जो टर्म है ये जगदीश भगवती ने दिया था, और जगदीश भगवती ने हेक्सर की ही मॉडल को आगे बढ़ाते हुए इस ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट द कॉज ऑफ मार्केट फेलियर। तो मार्केट फेलियर होने के क्या कारण नहीं है, हमें ये बताना है। तो मार्केट किस वजह से फेल होता है, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। मार्केट फेल होने का सबसे पहला कारण है हमारे पास एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, यानी कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत प्रॉपर नहीं है, तो ये कारण है मार्केट फेल होने का। दूसरा है पब्लिक गुड, तो पब्लिक गुड भी कारण होता है मार्केट फेल होने का, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास मतलब जितने भी लोग हैं वो पब्लिक गुड को यूज़ करते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, सब लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मार्केट फेल होने के चांसेस होते हैं। अब थर्ड है हमारा एक्सटर्नलिटी, तो एक्सटर्नलिटीज़ भी एक कारण है मार्केट फेलियर का, क्योंकि नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो या पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हो, ये सब कुछ मार्केट फेलियर के कारण है। लेकिन लैक ऑफ डिमांड, क्या हमारी डिमांड कम होने से मार्केट फेल हो जाएगा, ये कहीं से भी इसका कारण नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही मार्केट फेलियर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, पब्लिक गुड, एक्सटर्नलिटीज, ये सब तो है ही, साथ ही में मॉरल हिजार्ड और हमारे जो एडवर्स सिलेक्शन होते हैं वो भी मार्केट फेलियर के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड। तो पब्लिक गुड क्या कैसे गुड्स होते हैं, तो पब्लिक गुड्स के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा याद रखिएगा। एक तो ये नॉन राइवलर्स होते हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं।
तो ये ध्यान रखिएगा। दो चीज़ें होती हैं पब्लिक गुड में। नॉन राइवलर्स का मतलब ये होता है कि हमारे यूज़ करने से कोई भी प्रोडक्ट दूसरे के लिए कम नहीं होगा, और नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है हम किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते, किसी चीज़ को यूज़ करने से हम उसको बाहर नहीं कर सकते। जैसे अगर रोड है, पब्लिक रोड है, तो रोड्स को हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि तुम इस रोड पे मत चलो, सब लोग उस रोड पे चल सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। अब आता है हमें बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे लिखा है रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो भी है वहाँ पे तो वही रह सकता है ना जिसकी वो बिल्डिंग होगी, या जो वहाँ पे रेंट पे रहता होगा, सिर्फ यही दो लोग रह सकते हैं, यानी कि एक तरह से पूरी तरह से प्राइवेट गुड है। नेशनल डिफेंस क्या है? नेशनल डिफेंस हमारा पब्लिक गुड का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि नेशनल डिफेंस पब्लिक गुड का इसलिए पार्ट होगा क्योंकि नेशनल डिफेंस हमारी सबकी है, पब्लिक की है। यानी कि कोई अगर बॉर्डर पे खड़ा है तो ये नहीं कहेगा कि हमारे डिफेंस के लिए अगर कोई खड़ा है, हमारे देश की रक्षा के लिए कोई खड़ा है, तो ये कोई नहीं कहेगा कि हम किसी पर्टिकुलर लोगों को ही बचाएंगे आतंकवादी से, वो हमारे पूरे देश को बचाएगा। तो इसीलिए नेशनल डिफेंस हमारा पब्लिक गुड माना जाता है। रेस्टोरेंट मील हमारा क्या है? प्राइवेट गुड है। स्विमिंग पूल फॉर हाउस, यानी कि अगर हम अपने हाउस में स्विमिंग पूल बनाते हैं तो उसका सिर्फ हम ही यूज करेंगे, तो ये तीनों बाकी प्राइवेट गुड हैं और ये हमारा पब्लिक गुड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टैक्स इज सेड टू बी डायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स हम किसे कहते हैं? अगर मान लीजिए एक दुकानदार है और दुकानदार ने कोई प्रोडक्ट वो आपको बेच रहा है, तो उसपे कुछ ना कुछ वो टैक्स दे रहा है, लेकिन हो सकता है वो टैक्स आपसे भी ले रहा हो इनडायरेक्टली, तो वो उसको हम डायरेक्ट टैक्स नहीं कहेंगे, वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। लेकिन हमें जो सैलरी मिल रही है उस सैलरी पे जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, यानी कि ऐसा आदमी जो जिसके ऊपर इम्पैक्ट है उस सैलरी का या किसी भी पैसे का, इनकम का, उसको ही वो देना पड़ रहा है। इम्पैक्ट और इंसिडेंट, यानी कि दोनों चीजें, जिस जो सैलरी ले रहा है वही आदमी जब सैलरी पे करेगा, सेम ही पर्सन, उसको ही हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स फॉल अपॉन द सेम पर्सन, तो ही हम उसको डायरेक्ट कहते हैं। अगर किसी और पर्सन से हम लेने लगे तो वो वही दुकान वाले का हालत हो जाएगा कि वो अपने प्रोडक्ट में कुछ पैसे जोड़ के और आपसे वो टैक्सेस ले लिया, वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तो एक कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है अगर हमारा प्रभाव और आपतन एक ही व्यक्ति पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टोल टैक्स इज अ टैक्स बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो टोल टैक्स हम कहाँ देते हैं? तो अगर लोगों को नहीं पता होगा तो टोल टैक्स हम तब देते हैं जब हम किसी हाईवे पे जाते हैं, तो हाईवे पे बहुत सारे ऐसे टोल्स लगे होते हैं, कुछ मीटर किलोमीटर, या जब हम मतलब दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तब हमें टोल देना होता है अलग अलग हाईवेज पे, तो उसको हम टोल टैक्स कहते हैं। टोल टैक्स तब हम देते हैं जब कोई भी व्हीकल जब यहाँ से गुजरती है तो उसको कुछ अमाउंट चार्ज देने होते हैं, पर व्हीकल ये चार्ज लिए जाते हैं। तो ये भी हमारे बेनिफिट प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। तो टोल टैक्स बेस्ड होता है लाभ के सिद्धांत पे, बेनिफिट प्रिंसिपल पे। अब टैक्स में हॉरिजॉन्टल इक्विटी का क्या मतलब है? तो हॉरिजॉन्टल इक्विटी हम उसे कहते हैं जब सेम मतलब जो टैक्सेस हैं वो सेम आदमी के लिए एक एक जैसे टैक्सेस हो, और वर्टिकल इक्विटी में डिफरेंट आदमियों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस हो, मतलब डिफरेंट आदमियों के लिए मतलब अलग अलग कोई जब कमा रहा है तो उसके लिए अलग अलग टैक्सेस हो। हॉरिजॉन्टल इक्विटी का मतलब अगर कोई सेम सैलरी है तो उसकी सेम सेम टैक्सेस होने चाहिए, तो उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और वर्टिकल में अलग अलग होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया हो, तो इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल इक्वेशन इन टैक्सेशन मीन्स। तो वर्टिकल मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि पीपल इन डिफरेंट इनकम ग्रुप शुड बी टैक्स डिफरेंटली। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा कि अलग अलग डिफरेंट इनकम ग्रुप के लोगों को डिफरेंट टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर डिफरेंट इनकम ग्रुप है और अगर टैक्स इक्वली कर रहा है तो ये हमारा डिफरेंट इनकम ग्रुप में डिफरेंटली टैक्स करेगा, तो ही हम उसको वर्टिकल इक्विटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाइसमैन एंड पिकॉक हाइपोथेसिस। तो वाइसमैन एंड पिकॉक हाइपोथेसिस हमारे पब्लिक इकोनॉमिक्स के पार्ट है, मतलब उसमें पब्लिक जब हम पब्लिक इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तब हम ये वाइसमैन एंड पिकॉक के हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, जिन्होंने एक्सपेंडिचर की बात की है कि हमें कैसे एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए सरकार को, और कैसे टैक्सेस लगाने चाहिए। इसी को बताने के लिए पिकॉक एंड वाइसमैन ने तीन तरह के इफेक्ट की बात की है, कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एंड इंस्पेक्शन इफेक्ट। कि इन्होंने टैक्सेशन इफेक्ट की बात नहीं की है, तो ये दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाइसमैन एंड पिकॉक हाइपोथेसिस। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डेट रिडेम्पशन। डेट रिडेम्पशन क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये जानिए, डेट रिडेम्पशन का मतलब होता है कि ऐसा मीन्स ऑफ पेमेंट, मतलब पब्लिक डेट को देने के लिए, रीपे करने के लिए हम डेट रिडेम्पशन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट डेट लेती है तो उसको कर्जा भी भरना होता है, तो अलग अलग मेथड होते हैं इस कर्ज को भरने के लिए। तो वही बोला है कि कौन कौन से मेथड हैं, ये आपको 4 मेथड दिए हैं और इसमें से बोला है कौन सा मेथड नहीं है। तो अगर हम बात करें रीफंडिंग की, तो यस, रीफंडिंग इज अ वन ऑफ द मेथड ऑफ डेट रिडम्पशन। रिप्यूडेशन किसी भी तरह का मेथड नहीं है। श्रिंकिंग फंड है और कैपिटल लेवी है।
इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं ये होते क्या हैं। तो डेट रिडम्पशन यानी कि डेट को कोई भी डेट लिया रहता है गवर्नमेंट, तो उसको रीपे करने के लिए या पेमेंट करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो अगर हम रीफंडिंग की बात करें तो रीफंडिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें जो गवर्नमेंट है वो फ्रेश बॉन्ड और सिक्योरिटीज को इशू करती है, और इस इशू के बाद जो भी मैच्योरिटी लोन्स हैं जो भी मैच्योर्ड लोन्स हैं उनका यूज किया जाता है पब्लिक रीपेमेंट को, पब्लिक डेट को रीपे करने के लिए। ठीक है, तो इसको इसीलिए इसको हम रीफंडिंग कहते हैं। श्रिंकिंग फंड एक बहुत ही बेस्ट मेथड है डेट रिडम्पशन के लिए। इसका मतलब होता है कि इस मेथड से गवर्नमेंट क्रिएट करती है सेपरेट फंड जिसको हम श्रिंकिंग फंड कहते हैं, और इस सेपरेट फंड का जो पर्पस है वो यही है कि पब्लिक डेट को रिपेमेंट करने के लिए इस फंड को बनाया गया है, और इसको बेस्ट मेथड ऑफ डेट रिडम्पशन माना जाता है। अब आते हैं कैपिटल लेवी। कैपिटल लेवी हम यूज करते हैं कोई भी एक बार में बहुत वन टाइम हैवी टैक्सेशन, वो भी कैपिटल असेट और ई स्टेट पे, यानी कि कैपिटल असेट और ई स्टेट पे वन टाइम हैवी टैक्सेशन लगता है, उसको कैपिटल लेवी कहते हैं। तो ये जो 3 चीजें हैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखी है। कुछ और जो चीजें हैं, जो चीजें नहीं सॉरी मेथड्स हैं जो डेट रिडेम्पशन के हैं, उसमें आता है हमारा सरप्लस बजट। अगर हम अपने बजट को सरप्लस रखते हैं तो भी वो हमारे एक डेट रिडम्पशन हम उससे कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं एन्यूटीज। अभी ये एन्यूटीज क्या होती है, ये भी डेट रिडम्पशन के एक तरीका है। इस मेथड से जो गवर्नमेंट है वो अपने पास्ट पब्लिक डेट को रिपे करता है हर एक साल, और इसमें एनुअल पेमेंट रेगुलरली तब तक दी जाती है जब तक वो डेट कंप्लीट ना हो जाए। तो एनुअली पेमेंट इसमें होता है डेट को रिपे करने के लिए, इसीलिए इसको एन्यूटीज कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मेथड है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है, क्या कहलाता है? तो कन्वर्जन में हम जितने भी एग्जिस्टिंग लोन हैं उनको हम नए लोन में चेंज करते हैं उसकी मैच्योरिटी डेट से पहले ही, इसीलिए हम उसको कन्वर्जन कहते हैं। और नए लोन में चेंज होने से कुछ बेनिफिट होता है, उससे हम डेट रिडेम्पशन करते हैं। और उसके बाद एडिशनल टैक्सेशन इज वन ऑफ द मेथड। एडिशनल टैक्सेशन यानी कि जब जब गवर्नमेंट किसी भी चीज़ पे एडिशनल टैक्सेशन लगा दे तो भी हम डेट रिडेम्पशन करने का ये एक मेथड होता है। और एक और मेथड होता है जिसे हम डेट रिडेम्पशन कहते हैं, इसको बोलते हैं सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि सरप्लस बीओपी करते हैं तो भी हम इससे डेट रिडम्पशन कर सकते हैं। और ये डेट हम कौन सा रिडम्पशन करेंगे, वो ऐसा डेट हम पे करते हैं जो एक्सटर्नल डेट होते हैं। इसके ये सरप्लस बीओपी एक्सटर्नल डेट को पे करने में यूज किए जाते हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं डेट रिडम्पशन के, मेथड्स होते हैं। इनको एक जगह लिख लीजिएगा क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से कि कौन सा मेथड है कौन सा नहीं है, जैसे इसमें पूछा था। तो ये रिप्यूडेशन किसी भी तरह का मेथड नहीं है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि प्रत्याख्यान। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट इंप्लाइज। तो फिजिकल डेफिसिट का कंसेप्ट क्या इंप्लाई करता है? फिजिकल डेफिसिट का कंसेप्ट हमें हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट कितने घाटे में है। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट हमें बताता है कि गवर्नमेंट कितने घाटे में है, और ये क्या इंप्लाई कर रहा है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या ये रेवेन्यू एंड इंटरेस्ट रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताता है? तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं डेफिसिट कितने तरीके की होती हैं। तो डेफिसिट अलग अलग तरीके की हो सकती है। पहले डेफिसिट का नाम है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि आपका एक रिवीजन भी होता जाए, जिससे आपको हेल्प मिले। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो रेवेन्यू डेफिसिट में एक्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट, मतलब एक्सेस अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएंगे हमारे रिसीट से तो हम डेफिसिट में ही जाएंगे ना, इसीलिए हम उसको रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। उसके बाद हमारा जो डेफिसिट आता है उसको बोलते हैं बजट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट क्या कहलाता है? बजट डेफिसिट का मतलब होता है कि जो ये हमें जितने भी टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट जो हमारी होती है ये उसको हम बोलते हैं बजट डेफिसिट। यानी कि हमारी जब टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए हमारे टोटल प्राप्तियों से तो हम उसको बजट डेफिसिट बोलते हैं। और इसमें हमारे करेंट रेवेन्यू और नेट इंटरनल और एक्सटर्नल कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट को भी इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद ये हमारा दूसरा था। उसके बाद हमारा तीसरा जो डेफिसिट आता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट ये गवर्नमेंट के जो घाटे होते हैं उसको कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। ये हमें डिफरेंस बताता है टोटल एक्सपेंडिचर। अब टोटल एक्सपेंडिचर में हमारा रेवेन्यू कैपिटल एंड लोन नेट रिकवरी ऑफ लोन्स, यानी कि रीपेमेंट्स ऑफ नेट लोन्स ऑन वन हैंड, एंड द अदर हैंड जो आता है वो है हमारा रेवेन्यू रिसीट प्लस दोज कैपिटल रेवेन्यू विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग बट विच इन द एंड एक्यूर टू द गवर्नमेंट। यानी कि हम फिजिकल डेफिसिट में जो भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट है उसमें से हम रेवेन्यू रिसीट और रिकवरी ऑफ लोन्स और अदर रिसीट्स में से हम टोटल एक्सपेंडिचर को जब माइनस कर देते हैं तब हमारा फिजिकल डेफिसिट निकल के आ जाता है।
ठीक है। तो ये हमारा फिजिकल डेफिसिट है। एक और डेफिसिट होती है प्राइमरी डेफिसिट, यानी कि प्राइमरी डेफिसिट इजी है, जब हम फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट निकल के आता है। और जो हमारा चौथा है उसको बोलते हैं मोनेटाइज्ड डेफिसिट। तो मोनेटाइज्ड डेफिसिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंक्रीमेंटल इन नेट आरबीआई क्रेडिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको हम बोलते हैं मोनेटाइज्ड डेफिसिट। इतने तरह की डेफिसिट होती हैं, तो इसको एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, हमारे जितने भी रेवेन्यू रिसीप्ट है और रिकवरी ऑफ लोन्स हैं उसमें से और अदर जितने भी रिसिप्ट्स हैं, अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं और वैल्यू निगेटिव आती है तो हम फिजिकल डेफिसिट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग रिसेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज इनिशिएटेड। तो दो तरह की सिचुएशन होती है मार्केट में, कई सारे, अगर बिजनेस साइकिल आपने पढ़ा हो तो ये हमारा एक्सपेंशन है, फिर हमारा ये बूम है, फिर हम यहाँ पे डिप्रेशन में जाते हैं, फिर हम रिसेशन में जाते हैं, फिर हमारी रिकवरी होती है। तो ये कुछ फेज होते हैं जिसमें हम एक्सपेंशन, डिप्रेशन, रिसेशन एंड रिकवरी, तो ये हमारे बिजनेस साइकिल के फेज होते हैं। तो हमें इस अलग अलग फेज में अलग अलग गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने होते हैं। तो हमें पूछा है कि रिसेशन के टाइम गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेगी। अब रिसेशन कब होता है, जब हमारा जब डबल डिजिट में हम निगेटिव हो जाए तब हम उसको रिसेशन कहते हैं। यानी कि हम एक बार सिंगल डिजिट में यहाँ पे रिसेशन मतलब निगेटिव हुए, बूम से हम डायरेक्ट धीरे धीरे हम डिप्रेशन में आए, उसके बाद हम फिर से एक बार रिसेशन में चले गए, निगेटिव से भी निगेटिव, यानी कि दो टाइम अगर कंजिक्यूटिव हमारे क्वार्टर्स निगेटिव में चले जाए तब हम उसको रिसेशन के उसमें लाते हैं। तो रिसेशन में क्या करेगी गवर्नमेंट, रिसेशन ऑलरेडी हम निगेटिव ग्रोथ रेट में जा रहे हैं, तो निगेटिव ग्रोथ में रेट में जाने से क्या गवर्नमेंट टैक्स को कट करेगी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी। तो यस, रिसेशन के पीरियड में यही करेगी गवर्नमेंट कि अपने टैक्स को कम करेगी और जो लोगों पे टैक्स है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो इस रिसेशन से उभर आए, यानी कि हमारी जितनी भी ग्रोथ है वो निगेटिव जा रही है, तो निगेटिव ग्रोथ हो जाने की वजह से टैक्सेस कम करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को और जितने भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने पड़ेंगे, तभी मार्केट में डिमांड ऐसी जनरेट हो पाएगी और लोग खरीद पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा कि इस सिचुएशन में हमें टैक्सेस को कट करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा। बाकी इसके इधर उधर उलट पलट के लिखा है, ये गलत हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, ड्यूरिंग डिप्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज्ड। तो अभी आपको मैंने दिखाया कि ये सिचुएशन होती है हमारे बिजनेस साइकिल में, और जब हम डिप्रेशन यानी कि हम निगेटिव में जब जाने लगते हैं बूम से, उस टाइम क्या करना चाहिए। तो अभी हम रिसेशन में नहीं गए हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव में नहीं गए हैं, अभी हम धीरे धीरे हमारा हम कम कम होते जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करेगा गवर्नमेंट, क्या करेगी, टैक्स को उतनी ही रहने देगी और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा देगी, यानी कि इस बार टैक्स को कट नहीं करेगी, टैक्स उतना ही रहेगा, बस पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो उस सिचुएशन से हम कैटर कर सकते हैं और हो सकता है कि हम निगेटिव ग्रोथ में ना जाके हम यहीं से वापस उठ जाएं, तो वो हम इस सिचुएशन में यही करेंगे। तो टैक्स शुड बी इंक्रीज, तो नो, ऑलरेडी हम निगेटिव में है तो हम टैक्स को इंक्रीज नहीं कर सकते। टैक्स आर केप्ट अनचेंज्ड एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज। तो यस, ये हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि करों में कोई बदलाव नहीं किया जाता है और सार्वजनिक व्यय बढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच सिस्टम द सेंट्रल बैंक इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू इशू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नोट अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड एनी एक्सेस इज टू बी फुल्ली बैक्ड बाय द गोल्ड एंड सिल्वर। तो देखिए, अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई भी अगर नोट इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको उसके पास अलग अलग तरह के सिस्टम्स होते हैं। अब वो कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, दो तीन तरह के सिस्टम्स होते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता दूं। एक पहला जो हमारा होता है उसको बोलते हैं सिंपल डिपॉजिट सिस्टम। सिंपल डिपॉजिट सिस्टम में क्या होता है, मैं आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेफिनेशन और वो सब नहीं बताऊंगी, सिंपल डिपॉजिट सिस्टम में आपको समझा दे रही हूँ ताकि आप समझ जाएं। सिंपल डिपॉजिट सिस्टम में यही होता है कि जो भी मॉनेटरी अथॉरिटी है, अगर वो चाहती है नोट को छापना, तो उसके बदले पूरी तरह से उसको गोल्ड और सिल्वर में उसको बैकअप में रखना होगा, मतलब उसको उतना डिपॉजिट करना होगा जितने भी वो नोट को इशू करेगी उसके वैल्यू के बराबर। यानी कि अगर 500 नोट इशू करती है, अगर 500 का नोट इशू कर रही है गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक, तो 500 के बदले जो 500 इतना गोल्ड और सिल्वर उसको बुलियंस में रखना होगा, बुलियंस का मतलब गोल्ड एंड सिल्वर, उसको उतना देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं सिंपल डिपॉजिट सिस्टम, जितना आप नोट छापोगे उतना आपको गोल्ड या सिल्वर रखना होगा। दूसरा जो सिस्टम आता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड फिड्यूसरी सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या होता है, फिक्स्ड फिड्यूसरी सिस्टम में एक लिमिट होती है, इस सिस्टम में सेंट्रल बैंक के पास परमिटेड लिमिट होती है जिसमें वो फिक्स्ड अमाउंट के नोट को छाप सकता है बिना किसी मेटेलिक रिजर्व को रखे हुए।
सपोज गवर्नमेंट की लिमिट है सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, सेंट्रल बैंक की लिमिट है सिर्फ 1000 नोट छापने की, 1000 तक के वैल्यू के नोट छापने की, और उसके बाद अगर वो इतनी ही लिमिट है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड कर दी गई है लिमिट को, और उसके ऊपर अगर 1001 रुपए का अगर नोट छापना हुआ तो उस सिचुएशन में 1 रुपए का, उस सिचुएशन में हमें पूरी तरह से हमारे पास बैकअप होना चाहिए गोल्ड या सिल्वर का, अगर हम इस लिमिट के बाहर जाते हैं तो इसीलिए उसको बोलते हैं फिक्स्ड फिड्यूशरी सिस्टम। तीसरा जो सिस्टम आता है उसको बोलते हैं हम मैक्सिमम फिड्यूशरी सिस्टम। मैक्सिमम फिड्यूशरी सिस्टम में भी सेम ऐसे ही होता है, मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे रखी जाती है और उस लिमिट के अगर बाहर जाते हैं तो आपको पूरी तरह से आपको गोल्ड और सिल्वर से फुली बैक्ड होना पड़ेगा, अदरवाइज आप नोट नहीं छाप सकते हैं। उसके बाद से तो चौथा है, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, इसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में सेंट्रल बैंक के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज होता है जिसको वो गोल्ड में मतलब उसके अगेंस्ट नोट इशू करता है, कुछ अमाउंट ऑफ परसेंटेज को गोल्ड में और कुछ वो सिक्योरिटी के तौर पे भी रख सकता है, और उसके मतलब कुछ प्रोपोर्शन गोल्ड और कुछ प्रोपोर्शन सिक्योरिटी का रख के वो मतलब सेंट्रल बैंक नोट को इशू कर सकती है। और जो लास्ट हमारा जो सिस्टम है जिसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या होगा, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक इस सिस्टम में सेंट्रल बैंक परमिट करती है इशू नोट को, वो भी एक फिक्स्ड मिनिमम रिजर्व को मेंटेन करते हुए, जो कि गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज में होते हैं। तो ये 5 तरीके हैं। अब हमें इसमें पूछा था कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नोट अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो फिक्स्ड अमाउंट हमने किसमें देखा था, फिक्स्ड फिड्यूशरी सिस्टम में, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि लिक्विडिटी अप्रोच इज नोन एज, तो लिक्विडिटी अप्रोच को हम रेडक्लिफ अप्रोच भी कहते हैं। लिक्विडिटी अप्रोच रेडक्लिफ ने 3 तरह के बताए थे, जैसे हमने मॉनेटरी अप्रोच M1, एक बार हमने M0, M1, M2, M3 पढ़ा था, उसके बाद ये थोड़ा सा रिवाइज हुआ, फिर M1, M2, M3 और M4 तक आया। वैसे ही लिक्विडिटी अप्रोच भी रेडक्लिफ अप्रोच कहा जाता है इसको, जिसमें 3 तरह की लिक्विडिटी अप्रोच बताई गई थी, L1, L2 और L3। अब ये क्या होते हैं मैं आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगी। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ड्रेन लीव्स विच टाइप ऑफ इम्पैक्ट ऑन कमर्शियल बैंक, तो एक्सटर्नल ड्रेन होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए आपको। तो एक्सटर्नल ड्रेन का मतलब होता है कि जब आपने अपने बैंक में पैसे जमा किए और पैसे जमा करने के बाद आप उसको पैसे को बहुत ज़्यादा विड्रॉल करने लगे, ठीक है, कुछ जितने भी बोरोवर्स हैं वो अपने पैसे को विड्रॉल करने लगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से रिजर्व बैंक के पास बहुत कम रिजर्व बचेगा, लोअर रिजर्व बचेगा, और साथ ही साथ जो क्रेडिट क्रिएशन की पावर है वो भी कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से एक्सटर्नल ड्रेन की वजह से बैंकों के पास क्रेडिट क्रिएशन की प्रॉब्लम कम हो जाती है, जिसे ये इम्पैक्ट करता है, यानी कि क्या होगा, लोअर द रिजर्व ऑफ द बैंक, तो बैंक के रिजर्व कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा विच कंसिडरेशन अ कमर्शियल बैंक डज नॉट कीप इन माइंड टू मैनेज इट्स असेट एंड लाइबिलिटी, कोई भी कमर्शियल बैंक होती है वो क्या चीज़ें सोच के अपने असेट और लाइबिलिटीज़ को मैनेज करती है। असेट का मतलब होता है कि कहाँ से उसको इनकम हो रहा हो, और लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कहाँ से उसने डेट वेट लिया हो और उसको रीपेमेंट कर रहा है, तो कहाँ से हमारी इनकम जनरेट होगी, और कोई हमने इनकम किसी से उधार ले लिया तो हम कहाँ से उसको पे करेंगे, उसी को हम असेट और लाइबिलिटीज़ कहते हैं। तो कोई भी कमर्शियल बैंक क्या चीज़ें ध्यान में नहीं रखती है अपने असेट और लाइबिलिटी को मैनेज करते टाइम, तो अपनी लिक्विडिटी को ध्यान में रखेगी ही रखेगी, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी ध्यान में रखेगी, और सॉल्वेंसी को भी ध्यान में रखती है कोई भी कमर्शियल बैंक, क्योंकि वो कहाँ से डेट रीपेमेंट करेगी ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इक्विटी का ध्यान रखना जरूरी नहीं होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि ये इस चीज का ध्यान नहीं रखती है जब वो अपने असेट और लाइबिलिटीज को मैनेज करती है। नेक्स्ट है हमारा विच इज नॉट अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, तो क्रेडिट कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो क्रेडिट कंट्रोल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी ये नहीं चाहेगी कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट ऐसे ही हो और जिससे इन्फ्लेशन क्रिएट हो, तो इस वजह से क्रेडिट क्रिएशन बहुत ज़्यादा क्रेडिट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जनरल प्राइस लेवल को चाहते हैं स्टेबलाइज करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना चाहते हैं, और इंश्योर एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रोवाइड टू द प्रोडक्टिव सेक्टर, तो हाँ वो ऐसा भी इंश्योर करते हैं। लेकिन क्या वो प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर, तो नहीं, क्रेडिट कंट्रोल से किसी भी तरह का इकोनॉमिक वेलफेयर प्रमोट नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस, तो डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस होता है
तो कब होता है? क्या सिक्योरिटी ओरिएंटेड क्रेडिट के लिए होता है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड क्रेडिट के लिए होता है, या पर्पस ओरिएंटेड के लिए होता है, या वेलफेयर ओरिएंटेड के लिए होता है? तो अगर कोई डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम के थ्रू हमें किसी भी तरह का कोई बेनिफिट दे रही है कोई गवर्नमेंट, तो उसका कोई ना कोई पर्पस होगा, तभी वो ऐसा काम कर रही है, तो वो पर्पस ओरिएंटेड क्रेडिट होते हैं जितने भी डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब सिक्योरिटी ओरिएंटेड क्रेडिट कैसे हो सकते हैं? तो सिक्योरिटी ओरिएंटेड क्रेडिट ये गवर्नमेंट अपने लेवल पे करती है लोगों की सिक्योरिटी के लिए। डेवलपमेंट ओरिएंटेड क्रेडिट जब हम अलग अलग तरह की डेवलपमेंट गवर्नमेंट करना चाहती है तब वो इस तरह की क्रेडिट होती है, उसको डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम में नहीं रखा जाता है। और वेलफेयर ओरिएंटेड भी डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम के पार्ट नहीं होते हैं, तो पर्पस ओरिएंटेड क्रेडिट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हमें इसमें बताने हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है हमें। ये कुछ इंस्टीट्यूशन के नाम है और कब ये स्टैब्लिश हुआ था। तो ICICI, इसको याद करने का मैं तरीका बता देती हूँ। इसमें दो दो आई है, दो दो CC है, तो इसमें ऐसा कौन सा है जिसमें दो एक डिजिट है? तो यहाँ पे 5 है ना, तो 1995 जिसमें दो डिजिट सेम हो, जैसे ICICI है, सब में दो 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 और 3 इसमें आई है, तो 1955 जहाँ पे 1955 होगा वो हमारा ICICI बैंक का इस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा। तो फर्स्ट का थर्ड किस में है? इन दो में है, फर्स्ट का थर्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा करेक्ट होगा। IBRD। अब इन ये सब कुछ के आप मुझे कमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म लिख के दिखाइएगा। ये बहुत इजी है, आप देखती हूँ कितने लोग सही करके दिखाते हैं, और बिना गूगल किए बिना कुछ किए आपको जो भी याद आ रहा होगा आप तब उसको लिख के दिखाइएगा। IRBI का इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? तो IBI का इस्टेब्लिशमेंट ईयर हमारा हो जाएगा 1971। IFCI का हमारा इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1948, और IDBI का इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1964 है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा थर्ड ऑप्शन एकदम मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट? तो कैपिटल मार्केट का फंक्शन क्या नहीं है? अब देखिए मैंने यहाँ पे हिंदी में भी दिया है, अब मैं हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ूंगी, इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ूंगी, तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए मैं कोई सी एक लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, उसको हिंदी में समझा रही हूँ, ताकि वो बाई लैंग्वेज हो जाए और दोनों तरह के ऑडियंस को समझ में आए, जो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, इसीलिए मैं दोनों में इस तरीके से मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ कैपिटल मार्केट? तो कैपिटल मार्केट का कौन सा फंक्शन नहीं है? क्या मोबिलाइज करना सेविंग को इनटू इन्वेस्टमेंट में? तो ऑफकोर्स कैपिटल मार्केट में तो यही होता है ना कि हमारी जो सेविंग्स है उनको कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, ये सब चीज़ों के बारे में बताता है। और कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है चैनलाइजिंग फंड फ्रॉम लेस प्रॉफिटेबल टू मोर प्रॉफिटेबल। यस, किसी भी फंड को लेस से मोर प्रॉफिटेबल करना भी कैपिटल मार्केट का फंक्शन है, एक काम है। मोबिलाइजिंग फंड फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट, क्या तो ऐसा भी हो सकता है कि सरप्लस यूनिट से डेफिसिट यूनिट में भी वो मोबिलाइज हो जाए फंड। प्रोवाइड बेटर रिटर्न्स टू द डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, क्या ऐसा होता है क्या कि कैपिटल मार्केट में बेटर रिटर्न्स डायरेक्ट इन्वेस्टर को दी जाती है? तो ऐसा कुछ भी ये इसका फंक्शन नहीं कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर यही हमारा करेक्ट हो जाएगा कि किसी भी तरह से डायरेक्ट इन्वेस्टर को बेटर रिटर्न्स तो नहीं दिए जाते हैं, वो तो पूरी तरह से मार्केट पर डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे फ्लक्चुएट होती है, उस हिसाब से कोई भी इन्वेस्टर हो उसको रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट हमारा लिक्विडिटी एग्रीगेट्स आर क्लासिफाइड है। तो अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में कि लिक्विडिटी एग्रीगेट्स किसने दिया था, तो वो हमारे रेडक्लिफ कमेटी थी। तो लिक्विडिटी एग्रीगेट्स को L1, L2, L3 में क्लासिफाई किया गया है। अब L1 होता क्या है मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ। L1 में न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स आती हैं, यानी कि न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स प्लस ऑल पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, बैंक डिपॉजिट, जितने भी पोस्ट ऑफिस सेविंग और बैंक डिपॉजिट वो आते हैं, और इसमें हम एक्सक्लूड कर देते हैं, एक्सक्लूडिंग जितने भी हमारे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, उसको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। L2 में क्या आता है? L2 में हमारा L1 भी आएगा और प्लस हम उसमें क्या ऐड करते हैं? टर्म डिपॉजिट हमारी ऐड हो जाती है इसमें, और उसके बाद जो ऐड होते हैं उसके टर्म डिपॉजिट विथ टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, टर्म डिपॉजिट विथ टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, उसके बाद हमारा इसमें आता है प्लस टर्म बोरोइंग बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्लस टर्म बोरोइंग बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद L3 आता है, तो L3 में L2 प्लस हम क्या जोड़ते हैं? पब्लिक डिपॉजिट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। तो L1, L2, L3 इस तरह से क्लासिफाइड किया गया है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मार्क्सियन एनालिसिस द सरप्लस वैल्यू डिपेंड्स ऑन। तो सरप्लस वैल्यू किस पे डिपेंड करती है मार्क्सियन एनालिसिस में? सरप्लस वैल्यू डिपेंड करती है सरप्लस लेबर टाइम अपॉन नेसेसरी लेबर टाइम, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। तो सरप्लस लेबर टाइम अपॉन नेसेसरी लेबर टाइम, ये हमारी सरप्लस वैल्यू डिपेंड करती है, और इसको मार्क्स ने रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन भी बोला है, जो कैपिटलिस्ट के द्वारा की जाती है। तो हमारा ऑप्शन सरप्लस एंड नेसेसरी लेबर टाइम है, हमारा ऑप्शन कि सरप्लस वैल्यू हमारी इसी पे डिपेंड करती है। अब कई तरह के चीज़ों के बारे में मार्क्स ने बताया है, 3 तरह के। एक तो तीन अलग अलग तरीके हैं कि क्या कि सरप्लस वैल्यू कंपोजिशन, और इनके अलग अलग इक्वेशंस उन्होंने दिए हैं, किसको रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कहा जाएगा, किसको क्या कहा जाएगा। तो ये सब कुछ मार्क्सियन थ्योरी में बताया गया है, यानी कि कांस्टेंट कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल और सरप्लस वैल्यू के बारे में पूरी तरह से मार्क्स ने डिफाइन किया है। नेक्स्ट चलते हैं हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है कि कौन किससे मैच हो रहा है। तो थ्योरी ऑफ बिग पुश ये रोजेंस्टीन रोडान ने दिया है, बहुत बार हमने कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का थर्ड इन दोनों में आ रहा है। तो अब देखते हैं कि और क्या हम कर सकते हैं। तो एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी, तो एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी रोमर ने दिया है। तो डी का सेकंड भी हमें सेम मिल गया। अब हम क्या करें, वारंटेड ग्रोथ रेट देख लेते हैं। तो वारंटेड ग्रोथ रेट जो है वो हेरड के द्वारा दिया गया है। तो हेरड डोमर मॉडल में आपने सुना होगा, हेरड ने वारंटेड ग्रोथ और कई तरह के ग्रोथ बताया था, एक्चुअल ग्रोथ, वारंटेड ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ। तो हमारा बी का फोर्थ सी में ही है। अगर बी का फोर्थ कोई डायरेक्ट लगा देगा तो वो डायरेक्ट ऑप्शन करेक्ट कर सकता है सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन जॉन रॉबिन्सन ग्रोथ मॉडल कैपिटल एक्यूमुलेशन डिपेंड्स ऑन। तो जॉन रॉबिन्सन के ग्रोथ मॉडल में कैपिटल एक्यूमुलेशन किस पे डिपेंड करती है? जॉन रॉबिन्सन के ग्रोथ मॉडल में कैपिटल एक्यूमुलेशन जो डिपेंड करती है वो करती है प्रॉफिट वेज रिलेशन पे, यानी कि ये प्रॉफिट वेज रिलेशन ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, ये याद रखिएगा। और किसके ग्रोथ मॉडल में एक कैपिटल एक्यूमुलेशन सेविंग इनकम पे डिपेंड करती है? तो सेविंग इनकम पे जो डिपेंड करती है ग्रोथ मॉडल हमारा, वो करती है हमारे हैरड के कैपिटल एक्यूमुलेशन में। तो हैरड जो है, हैरड की जो थ्योरी है वो डिपेंड करती है सेविंग इनकम रेशियो पे, वो भी कैपिटल प्रोडक्ट जो हमारा कैपिटल प्रोडक्टिविटी है वो उस पे, सेविंग इनकम रेशियो ऑफ कैपिटल प्रोडक्टिविटी। ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी ये बहुत लंबी थ्योरी है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ये बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ फॉलोइंग ग्रोथ मॉडल टेक्स टेक्नोलॉजी एज एक्सोजिनस वेरिएबल। तो ग्रोथ मॉडल जब हम पढ़ते हैं तो एक है हमारा एक्सोजिनस एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल और एक एक्सोजिनस ग्रोथ मॉडल। तो एक्सोजिनस ग्रोथ मॉडल में टेक्नोलॉजी को एक एज ए एक्सोजिनस वेरिएबल लिया था हमारा सोलो ने। तो सोलो को हम एक्सोजिनस ग्रोथ मॉडल के जनक भी कहते हैं, जबकि एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल के जनक कोई और है। तो विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग डिमांडेड बाय द इंडिविजुअल टू क्वालिफाई फॉर मॉडर्न जॉब। तो हमें बताना है कि कौन सा आधुनिक नौकरी पाने के लिए एक व्यक्ति के लिए आवश्यक स्कूलिंग के वर्ष की संख्या निर्धारित नहीं करता है। तो मॉडर्न जॉब पाने के लिए क्या हम वेज इनकम डिफरेंशियल देखते हैं? तो यस, हम वेज इनकम डिफरेंशियल देखते हैं। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन फाइंडिंग मॉडर्न सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, तो यस हम प्रॉफिटेबिलिटी भी देखते हैं कि क्या हमारी सक्सेस होगी कि नहीं मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हम देखते हैं। क्या हम नहीं देखते हैं? तो एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन सेक्टर, क्योंकि हमें मॉडर्न जॉब की बात है तो हम एक्स में हेल्थ केयर क्यों देखेंगे? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी। तो यस, अगर हम बात करें नॉट एसोसिएटेड की बात करें तो सोलो हमारे एक्सोजिनस से एसोसिएट करते हैं, एक्सोजिनस ग्रोथ थ्योरी से करते हैं, ना कि एंडोजिनस। बाकी ये जितने तीन है ये तीनों एंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी से एसोसिएटेड है, रोमर, लुकास एंड रेबेलो। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट एग्जिम ऑफ इनइक्वालिटी मेजर्स। तो एग्जिम्स ऑफ इनइक्वालिटी मेजर्स कौन सा नहीं है, हमें ये बताना है। तो एग्जिम्स ऑफ इनइक्वालिटी मेजर हमारा प्रिंसिपल स्केल ऑफ इनवेरिएंस है। अब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कैसे हो सकता है हमारा इनइक्वालिटी का मेजर? तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी तो इक्वालिटी की बात करेगा ना, इनइक्वालिटी की तो बात करेगा नहीं। तो ये तो वैसे ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमें यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और इस टेबल से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब उस क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया गया है और उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं, ये हिंदी में है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़े से इधर उधर हो गए हैं। मैं आपको एक बार इसके क्वेश्चन बताती हूँ कि क्या है क्वेश्चन एग्जैक्टली, तो जिससे आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन इसका है
इसका जो क्वेश्चन है पहला, वो पहला ये है कि फ्रॉम द टेबल कैलकुलेट एस्टिमेट्स ऑफ पावर्टी गैप, यानी कि पावर्टी गैप रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है फॉर स्टेट ए के लिए, स्टेट ए के लिए एंड बी के लिए। तो दोनों के लिए अलग अलग हमें पावर्टी गैप रेशियो मिलेगा। तो देखते हैं पावर्टी गैप रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने इस टेबल पे, स्टेट ए और स्टेट बी इन सबके घरों के हमें एक बार इसमें देख लेते हैं। हाँ, PMCE हमें दिया हुआ है, यानी कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है, और हमें स्टेट 1 स्टेट 2 भी दिया हुआ है। साथ ही साथ हमें पावर्टी लाइन का कट ऑफ भी दिया हुआ है 800 रुपीज, जिसको Z से डिनोट किया गया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, पावर्टी गैप रेशियो। तो पावर्टी गैप रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, जिसको हम किस तरीके से करते हैं, हमें यहाँ पे 8 हाउस होल्ड्स दिए हुए हैं, तो हमें 1/8 करेंगे, यानी कि 1/n इंटू 1/800 जो हमें पावर्टी लाइन दी गई है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ 1/n इंटू 1/पावर्टी लाइन। फिर उसके बाद हमें जितने भी है पावर्टी लाइन से, पावर्टी लाइन माइनस स्टेट 1, स्टेट जो भी पावर्टी लाइन से नीचे है, तो पावर्टी लाइन से नीचे कौन कौन से इसमें हाउस होल्ड्स हैं, 800 के नीचे कौन कौन से हैं, ये है 800 से नीचे, ये है 800 से नीचे, ये है 800 से नीचे, तो उन्हीं का हम पावर्टी गैप रेशियो निकालते हैं। तो पावर्टी लाइन में से हर एक के जो पावर्टी लाइन से नीचे है उसके यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो पावर्टी लाइन में जो 5 हाउस होल्ड की वैल्यू है वो रखेंगे, फिर उसको हम प्लस करेंगे, फिर हम पावर्टी लाइन से माइनस कर देंगे 6 के, क्योंकि ये भी कम है, फिर प्लस कर देंगे पावर्टी लाइन से माइनस कर देंगे 7 वाले के। अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम वैल्यू देख लेते हैं हमारा, यहीं पे मैं करके दिखा देती हूँ आपको पहला वाला। तो 1/8 हाउस होल्ड्स हैं, n की वैल्यू 8 हो जाएगी, 1/800 हमारा पावर्टी लाइन है वो 800 हो जाएगा। अब पावर्टी लाइन है हमारी 800 है, तो 800 में से माइनस करेंगे 750 को, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 800 में से माइनस करेंगे हम 775 को, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 800 में से माइनस करेंगे 790 को, फिर उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, 1/8 इंटू 1/800 ऐसे ही रहने दीजिए, इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 800 में से ये आया 50, प्लस इसमें से हमने माइनस किया, तो ये हमारा आ जाएगा 5 और 25, प्लस ये हमारा 10। अब इन दोनों को, इन सबको जब ऐड करेंगे तो 50 और 10 60 और 2 80 और ये 5 85, तो यानी कि 1/8 इंटू 1/800 इंटू 85। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए आप इसको कैलकुलेट, मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दे रही हूँ, एग्जाम में हमें खुद ही करना पड़ेगा, अभी जल्दी करना है इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रही हूँ। तो 0.01328 के लमसम आ रहा है, तो जिसको हम क्या मान सकते हैं, एस्टिमेटली हम इसको लिख सकते हैं 0.01329। ठीक है, तो हमारा ये वैल्यू आ रही है स्टेट 1 के लिए। अब ऐसे ही हम पावर्टी गैप रेशियो स्टेट सेकंड के लिए भी निकालेंगे। तो 800 से नीचे यही 3 हाउस होल्ड्स हैं, तो इसका स्टेट सेकंड के लिए भी हम सेम वैल्यू रखेंगे, और उसके बाद इसको हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सेम वैल्यू रख लेते हैं अपने स्टेट सेकंड के लिए भी। एक सेकेंड, हाँ, तो हमारा स्टेट सेकंड, हमारा जो पावर्टी गैप रेशियो हम स्टेट बी के लिए, आई होप कि आपने ये कर लिया हो, तो मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ, नहीं यहाँ पे कर देती हूँ। स्टेट बी के लिए पावर्टी गैप रेशियो चलिए निकाल लेते हैं बी के लिए। तो वो कैसे निकालेंगे, 1/8 इंटू 1/800 इंटू 800 माइनस, ये हमारा 3 है ना, इसको हम ले लेते हैं 800 माइनस 550 प्लस 800 माइनस 600, फिर उसके बाद प्लस 800 माइनस 490। अब इसको मैं कैलकुलेट करके मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दे रही हूँ, आप लोग एक बार इसको अपने से कैलकुलेट कर जरूर कर लीजिएगा, वरना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसका मेरा कैलकुलेशन से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये 1/6400 आएगा, और यहाँ पे 250 प्लस 200 प्लस 310 आएगा, और जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यह हमारा 0.11875 आ रहा है, जो कि हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 0.119। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन हमारा एक्चुअली पहला है नहीं, ये इधर उधर हो गया है, ये वाला क्वेश्चन था। तो हमारे पहले वाले में 1.33 और 1.119 ऐसा ही कुछ आया था, एक बार देख लेते हैं। हमारे स्टेट बी के लिए आया है 119, और स्टेट A1 के लिए आया है 0.01329। ठीक है, 0.01329 और 0.119, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें बताना है स्क्वायर्ड पावर्टी गैप रेशियो। तो पावर्टी गैप रेशियो हमारा कितना था,
उसी का स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा स्टेट ए का पावर्टी गैप रेशियो ये था, स्टेट बी का ये था। अब हम इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब हम इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो ये स्क्वायर होने के बाद भी यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है और ये स्क्वायर होने के बाद पॉइंट के बाद 1 है, तो ये अल्टीमेटली ज़्यादा ही आएगा स्क्वायर करने पे। तो हमें इसमें पूछा था कि पावर्टी गैप रेशियो स्टेट ए का क्या होगा, तो स्टेट ए का पावर्टी गैप रेशियो हमारा लोअर स्टेट ए का जो पावर्टी गैप रेशियो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोअर देन स्टेट बी, क्योंकि स्टेट बी का वैसे भी हम स्क्वायर करेंगे तो ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्केट फेलियर अकर इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल गुड, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंटल गुड्स में मार्केट फेल होता है, इसके क्या कारण है। तो इसका कारण ये होता है, अभी मार्केट फेल होने के मैंने कई कारण बताए हैं कि पब्लिक गुड मार्केट फेलियर का कारण है, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है। तो जो पब्लिक गुड का हमारा फीचर है क्या है, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल। अब जहां भी नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवल एक साथ है वो पब्लिक गुड है, तो ये रहा, ये पब्लिक गुड है, ये मार्केट फेलियर का कारण बनता है, तो ये ऑप्शन नंबर ये हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब इससे तो बड़े सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। अब हमारा आता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, जैसे कि आईआईआर होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स, जिसको हम आईआईआर बोलते हैं, और ये हमारा नेट प्राइवेट वैल्यू। अब ये हमारा क्या है, ये अलग अलग हमारे सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं और इसमें अलग अलग रेंज होती हैं। तो जब आईआईआर डिस्काउंट रेट पे हमारा इक्वेट किया जाता है हमारे ये नेट प्राइवेट वैल्यू को, तो नेट प्राइवेट वैल्यू अगर हमारी 0 है तो हमारा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो हमेशा 1 आएगा। अब ये कैसे डिफाइन होता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, यानी कि बेनिफिट कॉस्ट रेशियो का एक फॉर्मूला है, सम ऑफ डिस्काउंटेड रेवेन्यू अपॉन सम ऑफ डिस्काउंटेड कॉस्ट। अब इसी से निकाला गया है, तो ये ऑलरेडी आनी चाहिए, क्योंकि इसकी अगर जब हम वैल्यू देखते हैं तो अगर हमारी 3 तरह के इसमें रिलेशंस होते हैं एनपीवी और आईआरआर में, तो अगर हमारा एनपीवी ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारा आईआरआर डिस्काउंटेड रेट से हमारा आईआईआर बड़ा होता है। ठीक है, अगर हमारा एनपीवी 0 के इक्वल होता है तो हमारा आईआईआर बराबर होता है डिस्काउंटेड रेट के, और अगर हमारा एनपीवी स्मॉलर होता है 0 से तो हमारा आईआरआर लेसर होता है डिस्काउंटेड रेट से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसी की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हमारा डिस्काउंटेड रेट और इससे निकालेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द हेडोनिक प्राइस मेथड मेजर द वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंटल एसेट्स। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब हम इन हाउस प्राइस के लिंकेजेस को देखते हैं इन्वायरमेंटल एसेट के थ्रू, तब उसको हम हेडोनिक प्राइस मेथड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है, इसमें हमें अलग अलग डेज जो हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं उसके यहाँ पे मतलब डेट दी हुई है, हमें बताना है कौन सा कब कब आता है। तो सबसे पहले अगर आपको बहुत सारे नहीं आते होंगे तो सबसे अच्छा तरीका है इसमें इसको सॉल्व करने का, जो आता है वो कर लीजिए। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मैक्सिमम लोगों को आता ही आता होगा, क्योंकि 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को करते हैं। अगर इन दोनों में से हमें मिल गया तो हाँ, यानी कि हमने सही किया है। तो फर्स्ट का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेकंड, तो फर्स्ट का सेकंड हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा डी का फर्स्ट यहीं पे मिल गया, तो फर्स्ट का सेकंड डी का फर्स्ट, यानी कि हमारा ऑप्शन में फोर्थ करेक्ट हो गया। अब वर्ल्ड लाइफ डे कहाँ पे है, 3 मार्च में, और वर्ल्ड वाटर डे हमारा ये 22 मार्च। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ हमारा 3 मार्च और वाटर डे हमारा 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अंडर सम कंडीशन इफ इट मेक नो डिफरेंसेस टू इफिशियंसी वेदर द pollutants has a right to pollute to the victim has a right to clean air and this statement is related to। तो ये स्टेटमेंट जहाँ भी पोल्यूटेंट इन सब की बातें हो तो वो कॉस ने कॉस का बहुत अच्छा वर्क है इस पे, तो इन्होंने ही दिया है, तो ये तो आंख बंद करके लगा दीजिएगा। इसमें इन्होंने जो जितने भी हमारी प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसके बीच में किस तरीके से दो पार्टीज अपने में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपनी जो चीज़ें हैं उसको ठीक कर लेती है, तो इस तरह से बहुत अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स इन्होंने समझाए हैं। तो ये कॉस का वर्क है और उसमें इनका स्टेटमेंट है कॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे लाइफ टेबल दिया हुआ है, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये लाइफ टेबल में ये जो वैल्यूज हैं ये होती क्या क्या हैं। तो सबसे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी को EX से डिनोट करते हैं। TX हमारा बताता है टोटल पर्सन ईयर लिव्ड बियॉन्ड एज X, यानी कि एज X के बियॉन्ड कितने लोग जिए हैं। LX हमें बताता है कि किसी एज X और X+1
के बिटवीन कितने लोग जिए हैं। dx हमें नंबर ऑफ डेथ्स बताता है, यानी x और x+1 के बीच में नंबर ऑफ डेथ कितनी हुई है। और lx हमें बताता है नंबर ऑफ सर्वाइवल ऑफ एज x, यानी कि कितने लोगों ने, मतलब नंबर ऑफ सर्वाइवल है एज x का। और एक और यहाँ पे होता है qx हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ एट एज x। ठीक है, तो ये अलग अलग हो गया। इसके अलग अलग फॉर्मूले भी सबके होते हैं, तो यहाँ पे मैं सारे फॉर्मूले को डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा है विच ऑफ द आइटम कंप्लीट्स द लाइफ टेबल, हमें बस EX ही निकालना है, बाकी तो हमें सब ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है। तो EX का फॉर्मूला जो है वो होता है हमारा TX अपॉन LX। ठीक है, ये हमारा EX का फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले को हम सॉल्व कर लेंगे, TX अपॉन LX। तो TX की वैल्यू दी है 4850,000 और LX की जो वैल्यू है वो दी है 90,000। तो ये जीरो से ये सारे जीरो, तीनों जीरो कैंसिल और ये जीरो से ये कैंसिल। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 9 5 सा 45, अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 45, ये 3 और 5 ना 27। ठीक है, तो यानी कि 53.89 हमारा ये आएगा, ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमें दिया हुआ मैच ऑफ द फॉलोइंग में, यहाँ पे हिंदी में है, यहाँ पे इंग्लिश में है। तो ये पॉपुलेशन की कुछ थ्योरीज हैं जिसको आप बहुत रेयर लोगों ने पढ़ा होगा, बट मैंने अपने पीजी में ये पढ़ा है, ये सारी थ्योरीज मैंने पढ़ी है। हमारे एक वो पॉपुलेशन में की स्पेशल ये सारी थ्योरीज वहाँ पे मेंशन है, मैक्सिमम लोगों ने पढ़ी होगी अगर याद हो तो। और इनकी बहुत अजीबोगरीब थ्योरी है, ये हमें पढ़ के भी हंसी आती थी ये पॉपुलेशन की थ्योरी। तो चलिए इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग कर लेते हैं। ये जनरली बहुत नहीं पूछी जाती है, बट पूछा गया है तो हमें करना ही पड़ेगा। तो थॉमस डबल डे ने कौन सी थ्योरी दी है? तो ये इसको कैसे याद रख, मतलब मैंने कैसे याद किया था वो मैं आपको बता दे रही हूँ। थॉमस डबल डे, इनके नाम में ही डी स्टार्ट होता है और डबल, तो जो भी डबल डबल खाना कम करेगा तो उसको वो मतलब डाइट थ्योरी से वो डाइट करेगा, मतलब जब कोई कम खाएगा, डबल नहीं खाएगा तो वो डाइट करेगा। तो मैंने इस तरीके से याद किया था, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड मैच कर दे रहा है। थॉमस सैडलर जो है हमारे, वो किससे रिलेट करते हैं? ये हमारे डेस्टिनी थ्योरी से रिलेट करते हैं। उसके बाद लेविनस्टीन ये हमारी मोटिवेशन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बताते हैं। और हर्बर्ट स्पेंसर इनकी बायोलॉजिकल थ्योरी, इनकी थ्योरी बहुत महान है, अगर आप कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा, बहुत हंसी आती है पढ़ने के बाद। अब हम आते हैं हु प्रोपाउंडेड ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन सबसे पहले कैनन ने दिया था, और उसके बाद रॉबिन्सन, डाल्टन एंड कार्ल सॉन्डर्स, इन्होंने उसको बाद में बहुत आगे आगे तक उसको लेके गए। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ करेक्टेड बर्थ रेट। तो करेक्टेड बर्थ रेट का इक्वेशन क्या होता है? तो करेक्टेड बर्थ रेट हमारा जितने भी रजिस्टर्ड बर्थ होते हैं 1 ईयर में, जितने भी बच्चों के होते हैं, और जितने पॉसिबल बर्थ हैं उसको ऐड कर देते हैं, और मिड ईयर पॉपुलेशन किसको माना गया है? 15 साल से लेकर 49 ईयर तक के फीमेल को माना गया है। और उससे हम मिड ईयर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब इसके बीच में जितनी पॉपुलेशन है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें निकल आता है करेक्टेड बर्थ रेट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारा बहुत अलग अलग बर्थ रेट निकालने के फॉर्मूले हैं। तो अभी करेक्टेड बर्थ रेट का ये फॉर्मूला करेक्ट है हमारा। इस यहाँ पे हिंदी में है, जो बच्चे हिंदी में है हिंदी में देख लेंगे। अब है हमारा एज स्ट्रक्चर। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम किस तरह से निकालते हैं? तो उसमें जो एज होती है वो इतने साल की होती है डेमोग्राफिक डिविडेंड में। तो इसमें हमें बस एज बताना था, तो 15 से लेकर 59 तक होती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब 2011 के हमारे प्रपोर्शन में अर्बन पॉपुलेशन 40% से ज़्यादा किस स्टेट में है, मतलब किन राज्यों में नगरीय जनसंख्या 40% से अधिक है? तो वो राज्य, पहली बात कि आंध्र प्रदेश नहीं होगा, इसमें ज़्यादातर विलेज एरिया है, हरियाणा में भी नहीं होगा, और न ही वेस्ट बंगाल होगा। अगर हम इस तरीके से समझें तो तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र और गुजरात, ये थोड़े से अर्बनाइज्ड एरिया लग रहे हैं, तो आप बिना उसके प्रपोर्शन के भी इस तरीके से आप गेस वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर हैज़ रिकमेंडेड अ 3 टायर सिस्टम इंक्लूडिंग। तो जो हमारे सेकेंड नेशनल कमीशन है लेबर के अलग अलग कमीशन बनाए गए, लेकिन हमें पूछा गया है कि जो सेकेंड नेशनल कमीशन है उसको कैसे अलग अलग बताया गया है। तो सेकेंड नेशनल कमीशन फॉर लेबर 1999 में आया था। इसमें कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं, अलग अलग तरीके के रिकमेंडेशन दिए हैं। कुछ रिकमेंडेशन ऐसे थे, जैसे मैं आपको बोल दे रही हूँ, आप लोग एक बार सुन लीजिएगा, कि जितने भी हमारे कमीशन रिकमेंडेशन है वो स्पेसिफिक प्रोविजन, वो ट्रेड यूनियन एक्ट हो या वर्कर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो या ट्रेड यूनियन हो, उन सबको रजिस्टर करने की बात हुई थी इसमें, ये सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर में। उसके बाद जितने इनकी जो रिकमेंडेशन है, जैसे कि जितने चेक ऑफ सिस्टम्स हैं, निगोशिएटिव एजेंट्स हैं, उनको फिर से इस्टेब्लिश करने की बात हुई थी।
कि बाकी जो 66% मेंबरशिप पे उनको फिक्स किया जाए, निगोशिएट किया जाए एजेंट से, और साथ ही साथ जो मेन 3 टायर सिस्टम बनाने की बात की थी, जिसमें लोक अदालत, लोक अदालत, लेबर कोर्ट और लेबर रिलेशंस कमीशन बनाने की बात हुई थी। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडर ट्रिप्स प्रोटेक्शन फॉर कॉपीराइट। तो दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्स और ट्रिम्स, जो हमारे जो अलग अलग चीज़ों से डील करता है। तो ट्रिप्स जो है वो डील करता है हमारे जो पावर्टी राइट्स, जो पेटेंट राइट्स है उससे ये हमारा डील करता है। तो कोई भी अगर कॉपीराइट क्लेम करता है, कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए कितने मतलब कोई आदमी है, कोई ऑथर है, उसने कोई बुक लिखी, तो उसकी कॉपीराइट कब तक मानी जाएगी उस बुक की। तो अगर वो मर जाता है, उसके मरने के 50 साल तक उसी की कॉपीराइट मानी जाती है। तो ये 50 साल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्रिप्स प्रोटेक्शन। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी लॉ कवर्स। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी लॉ क्या कवर करती है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी लॉ कब आई। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी जो लॉ है या एक्ट है, ये 2013 में लाई गई, और इसको हम राइट टू फूड एक्ट भी कहते हैं, जिसमें 75% रूरल पॉपुलेशन को कवर किया गया, और यहाँ पे रूरल अर्बन भी पूछा जा सकता है, तो और 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर किया गया। याद रखिएगा, इसमें अलग अलग तरह के चीज़ें इंक्लूड है। अगर हम प्राइस की बात करें तो वीट की जो प्राइस है वो पर केजी 3 रुपीज़ है, राइस 2 रुपीज़ वीट है पर केजी, और जो सीरियल्स है, मोटे अनाज है, वो 1 रुपये पर केजी मोटे अनाज है। तो ये हमारा राइस है और ये हमारा वीट है, इस तरीके से है। तो 75% रूरल पॉपुलेशन को और 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम एज अनाउंस्ड ऑन 1 Feb 2019। ठीक है, तो 1 फरवरी 2019 को ये स्कीम अनाउंस की गई थी। इसमें बताने कि कौन सा इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, ऑल फार्मर्स हैव लैंड होल्डिंग अप टू 2 हेक्टेयर्स आर एलिजिबल अंडर द स्कीम। तो यस, ये है। इसमें जो भी दो हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड को होल्ड करते हैं, वो सारे फार्मर्स इसके लिए एलिजिबल है। सही है। ये स्कीम अप्लीकेबल हुई थी 1 अप्रैल 2019 में। तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी दे भी दिया है कि कब अनाउंस की गई थी, और अप्लीकेबल भी उसी टाइम की गई थी। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, बाकी कुछ दिखना ही नहीं है। और बाकी गवर्नमेंट ट्रांसफर मतलब गवर्नमेंट ने ये बोला था कि वो 6,000 जो है बैंक ट्रांसफर करेंगे जितने भी बेनिफिशरीज हैं, और मनी को मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, 2-2 हज़ार करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू सर्विस सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में, सर्विस सेक्टर के रेफरेंस में कौन सा सही नहीं है? तो सर्विस सेक्टर चलिए देखते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सर्विस सेक्टर हैज़ अ लार्जेस्ट शेयर ऑफ इन जीडीपी। तो येस, हमारे 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो टर्सरी सेक्टर का जीडीपी में शेयर ज़्यादा है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो ये तो हमारा करेक्ट है। हमें नॉट करेक्ट पूछा है। सर्विस सेक्टर हैज़ हाईएस्ट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट। क्या सर्विस सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में भी हाईएस्ट शेयर है? तो ये तो सोचने वाली बात है। हाईएस्ट शेयर एम्प्लॉयमेंट में तो नहीं है, जीडीपी में है मानते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। ये हमें मिल गया, गलत आंसर यही है। नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं, क्या पता कुछ और भी इधर उधर दे दिया हो। सर्विस सेक्टर ग्रोथ हैज बीन हायर देन ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या सर्विस सेक्टर का ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर से ज्यादा है? तो यस, ये तो करेक्ट है। प्रोडक्टिविटी पर वर्कर इन सर्विस सेक्टर इज हाईएस्ट। तो ये सर्विस सेक्टर में पर वर्कर की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, और सर्विस सेक्टर में भी हमें कम ग्रोथ देखने को मिलती है, सेकेंडरी सेक्टर में भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट पूछा था, और सर्विस सेक्टर में लार्जेस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसमें है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द आरबीआई मेड इंडियन रूपी फुली कन्वर्टेबल इन अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द गुड एंड सर्विसेज। तो आरबीआई ने कब इंडिया के रूपी को फुली कन्वर्टेबल बना दिया था? तो 1994 में बना दिया था। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, 1994 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, एजुकेशन एज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल अमंग द फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो येस, अगर हम ह्यूमन पीपल एज अ रिसोर्स की बात करें, तो एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट एज अ ह्यूमन रिसोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। तो कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो कैपिटल मार्केट का इक्विटी शेयर, डिबेंचर, गोल्ड ये सब है, जबकि मनी मार्केट का ये कैपिटल कमर्शियल पेपर, ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, ना कि
कैपिटल मार्केट का। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं। द शेयर ऑफ नॉन कमोडिटी सेक्टर, नॉन कमोडिटी सेक्टर का मतलब होता है सर्विस सेक्टर, इन नेशनल इनकम हैज़ बीन इंक्रीजिंग इन इंडिया। तो यस, इसका शेयर हमारे इंडिया में इंक्रीज कर रहा है, नेशनल इनकम में इंक्रीज कर रहा है। इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ बीन ग्रोइंग एट रिलेटिवली स्लोअर पेस इन इंडिया। तो यस, सर्विस सेक्टर के स्लोअर पेस में ये ग्रो कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर। तो ये दोनों करेक्ट है और ये रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है हमारे फर्स्ट वाले असर्शन को। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रायल्स एंड सक्सेस को एक ऑर्डर में बताना है। तो ये जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, ये मैंने पूरा आप लोगों को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोबेबिलिटी में ऑलरेडी पढ़ाया है। आप देखिएगा, स्टैटिस्टिक्स के मैंने स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स की मैंने सारी वीडियोस डाली हैं। जो भी हमसे पूछा जाता है उस अकॉर्डिंग मैंने डाला है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो ये इस फॉर्म में, इस ऑर्डर में नंबर ऑफ ट्रायल्स और सक्सेशन है एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स, इस तरीके से हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखते हैं। आप मुझे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का लिख के दिखाइएगा, और किस डिस्ट्रीब्यूशन में, बाइनोमियल और पॉइजन के किस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस सेम होता है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो जब हम सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी पढ़ते हैं तो हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन पढ़ते हैं। अब इसमें कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है? तो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन जो है वो क्या होगा, इसके अंडर रूट हार्मोनिक मीन और इसके मल्टीप्लिकेशन अर्थमेटिक मीन के होता है। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जब ये अंडर रूट हटाएंगे तो मैं ज्योमेट्रिक मीन पे स्क्वायर आ जाएगा और ये हमारा HM इंटू AM, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो थर्ड में हमें ये वाला दिख रहा है फॉर्म, थर्ड हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ मॉडरेटरी स्क्यूड द वैल्यू ऑफ मोड। हमें z की वैल्यू दी है 10, मीडियन यानी कि हमें m की वैल्यू दी हुई है 20 और हमें मीन फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो अगर आपको ये इसका एक फॉर्मूला पता होगा कि मोड इजकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन x, तो हमें ये x निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, चलिए निकाल लेते हैं। ये z इधर जाएगा और इसको हम इधर भेज देते हैं। तो 2m इजकल टू 3m माइनस z, और हमें m, ये x है, सॉरी x हमें फाइंड आउट करना है। तो x इजकल टू 3m माइनस z अपॉन 2। तो चलिए 3m की वैल्यू हमें 20 दी है, 20 से माइनस कर देंगे, z की वैल्यू 10 दी है अपॉन 2, तो ये 60 हो जाएगा। 60 माइनस 10 अपॉन 2 और 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25। तो आंसर हमारा थर्ड एकदम करेक्ट हो जाएगा। 136 का ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ सैंपल मीन, जिसको हम x बार से डिनोट करते हैं। इन रैंडम सैम्पलिंग फॉर इनफिनाइट पॉपुलेशन और अ रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट इज गिवन बाय। तो हमेशा जब हमें सैंपल एरर निकालना होता है और वो भी सैंपल मीन का रैंडम सैम्पलिंग में, तो स्टैंडर्ड एरर निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन अंडर रूट सिग्मा, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं, अंडर रूट n। इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। देख लेते हैं, स्क्वायर नहीं होगा, ये इधर अंडर रूट नहीं होगा, अंडर रूट तो होगा लेकिन स्क्वायर नहीं होगा, ये क्यूब नहीं होगा। यस, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, ये इसका हिंदी में है। अब हम चलते हैं, व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज देयर इज एन इक्वालिटी, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज मेकिंग, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग। तो जब हमारा नल हाइपोथेसिस इक्वालिटी, यानी कि ये हमें क्या बता रहा है कि हमने नल हाइपोथेसिस हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, बट हमने एक्सेप्ट नहीं किया, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो टाइप 1 एरर का पार्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमें रिग्रेशन एनालिसिस करना है। कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन हमें दिया हुआ है। तो जब हम रिग्रेशन लाइन, ये मैंने इकोनोमेट्रिक्स में और ये सब कुछ मैंने कराया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमें BXY दिया हुआ है 0.6। एक तो होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और उसी का जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इससे कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने का तरीका ये होता है, 0.6 इंटू 0.8। हमने इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल लिया, तो ये हमें मिल जाएगा 8 6 48, ठीक है। तो ये इस तरीके से हुआ। अब ये इसका जब हम स्क्वायर कर देंगे तो 48.48 आएगा, और हमें परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48% हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है, यहाँ पे हिंदी में है, यहाँ पे इंग्लिश में। तो गॉस मार्को थ्योरम में हम क्या करते हैं, तो गॉस मार्को थ्योरम हमें जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, ब्लू प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। ये सब कुछ मैंने इकोनोमेट्रिक्स में करवाया हुआ है।
कोइफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हम आर स्क्वायर को कहते हैं। जब हमारा H0 B2 0 के इक्वल हो, H0 B3 70 के इक्वल हो, उसको हम वन साइड टेस्ट कहते हैं। और हेट्रोस्कैडिसिटी को फाइंड आउट करने के कई सारे टेस्ट होते हैं। तो गोल्डफील्ड क्वांट टेस्ट हेट्रोस्कैडिसिटी को फाइंड करने का एक टेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो मैच हो रहा है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लिकेटिव डिकम्पोजिशन मॉडल इज यूज टू। तो मल्टीप्लिकेटिव डिकम्पोजिशन मॉडल हम टाइम सीरीज में यूज करते हैं। ये भी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपको इकोनोमेट्रिक्स सीरीज में जाके आप देखिएगा, मेरे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, इकोनोमेट्रिक्स नाम से है, उसमें आपको मिल जाएगा ये सारा कुछ। अब हमें इसको मैच करना है, तो स्क्यूनेस किससे मैच करेंगे? स्क्यूनेस यानी कि जब हमारी ये सब में मैंने आपको स्टेटिस्टिक्स में पढ़ाया है, जब हमारा ये वैल्यू स्क्यूड होता है ना एक दूसरे से ऐसे, सॉरी ये मैं आपको किटोसिस बता दे रही हूँ। स्क्यूनेस हम इसको कहते हैं लेफ्ट और राइट स्क्यूड, यानी कि जब दोनों एकदम मैच ना हो, लैक ऑफ सिमेट्री हो, उसको हम स्क्यूनेस कहते हैं। वेरिएंस, अर्थक्वेक और एफ टेस्ट हम कैसे निकालते हैं? तो वेरिएंस हमारा ये क्या बताता है? डिस्पर्जन को बताता है ये। हाँ, तो इससे हम मैच कर लेते हैं स्क्यूनेस फर्स्ट फोर्थ, हमें फोर्थ मिल गया यहीं पे, फर्स्ट का फोर्थ इस ऑप्शन में, तो यही करेक्ट होगा। बी का फर्स्ट हो गया हमारा, सी का सेकंड रैंडम वेरिएशन और रेशियो ऑफ वेरिएंस हम एफ टेस्ट से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, वो निकालना है। डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो चलिए डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो मैट्रिक्स हमें जो दी हुई है उसी के हिसाब से हम करते हैं। तो जो हमारी ऊपर है, ऊपर की एक वैल्यू को लेते हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ। पहले हम जब इसको लेंगे, इस 6 को लेंगे, तो ये इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। इन दोनों, ये जो दो हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो हमने 6 लिया, ठीक है, 6 लिया, फिर -11 इंटू -2, फिर हम प्लस कर लेंगे, ठीक है, प्लस कर देंगे, फिर हम -5 इंटू -5 कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? जब हम पहली बार 6 को लिए तो पॉजिटिव लिया, अब इसको हम निगेटिव में लेंगे और फिर इसको पॉजिटिव लेंगे, ये तरीका चलता है डिटर्मिनेंट निकालने का। तो अब हमारा ये आया निगेटिव में 5। जब हम 5 वाले को लेंगे तो हमारी ये रो कैंसिल हो जाएगी और ये 3 और ये 3 और ये -5 और -5 का हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब हमने ये लिया, तो ये लिया माइनस साइन के साथ -5, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब 3 इंटू -2, तो 3 इंटू -2, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? 3 इंटू -2 माइनस, सॉरी यहाँ पे हम माइनस करते हैं, मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया है, ये माइनस करते हैं। फिर उसके बाद -5 इंटू 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये थर्ड वाला लेंगे, फिफ्थ वाला, तो +5 में लेंगे, +5। और अब जब हम फिफ्थ लेंगे तो ये वाली रो को कैंसिल आउट कर देंगे और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो ये हमारा आ गया -5 इंटू 3 -11 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करके बहुत इजीली हमें निकल जाएगा ये 6। और जब हम ये अंदर को सॉल्व करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो गया 22, माइनस 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 प्लस ये 25, फिर -5 ऑलरेडी रहेगा यहाँ पे, 3 इंटू 2 -6 और 5 इंटू 3 15 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, +15। अब +5, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5 और -5 और 3 -15 और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा और 11 इंटू 3 33, तो ये +33। अब बस इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये इसको मैं और जल्दी से सॉल्व कर देती हूँ। तो ये हमारा फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और नहीं करना है तो डायरेक्टली करिए। 6 इंटू -3 जो कि हमारा क्या आ जाएगा? -18। फिर माइनस यहाँ पे लिखिए 15 -6, तो 15 -6 हम जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 इंटू 5 45, तो -45। तो यहाँ पे -45 हमने यहाँ पे किया, -5 इंटू 9। अब यहाँ पे +5 और ये -15 और 33 क्या हो जाएगा? अब 33 में से हम 15 को माइनस कर देते हैं, तो 15 को माइनस कर देंगे तो 17 आएगा। तो 17 इंटू 5 ये माइनस में ही रहेगा, तो ये हमारा फिर से माइनस में ये माइनस में था और ये हमारा माइनस वो 90 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 और ये प्लस बन गया, ठीक है, ये प्लस बन गया और ये प्लस में ही था, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 45 और 18 हमारा हो जाएगा 8 13 और ये 1 4 5 6 63 और 90 में से माइनस कर देंगे 63 को, तो हमारा बचेगा 7 और 8 में से 27। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये थर्ड करेक्ट हो जाएगा 27। तो आई होप आप लोगों को इसको मैंने पूरे तरीके से इसको सॉल्व कराया है,
तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमें ए आर दिया है 15, एम आर दिया हुआ है 5 और हमें इलास्टिसिटी निकालनी है। तो जब हमें ए आर और एम आर दिया हो तो उसका फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी निकालने का ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर। ठीक है, बस इसको वैल्यू पुट कर दीजिए 15 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 10 और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.5। तो आंसर नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। डिफरेंशियल इक्वेशन इज कंसर्न विद, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा डिस्क्रिएट चेंज होते हैं। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे 2.5x या 3 ऐसे नहीं होता है, डिस्क्रिएट वैल्यू होती है, यानी कि 2 3 4 ऐसे वैल्यूज दी जाती है। इसको हम डिस्क्रिएट कहते हैं। कंटिन्यूअस में हम पॉइंट में वैल्यू लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम सिंप्लेक्स मेथड से करते हैं। दो मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड, एक सिंप्लेक्स मेथड। तो लीनियर प्रोग्रामिंग हम सिंप्लेक्स मेथड से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इन ओपन इकोनॉमी इनपुट आउटपुट मॉडल, तो इनपुट आउटपुट मॉडल डिटरमाइंड बाय, तो इनपुट आउटपुट मॉडल को भी निकालने के दो तरीके होते हैं, लेकिन ओपन इकोनॉमी में हम उसको हॉकिन साइमन कंडीशन के द्वारा फाइंड आउट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अप्लाइंग ओएलएस टू अ साइमल्टेनियस इक्वेशन रिजल्टिंग इन अ पैरामीटर विंग, तो जब अगर हम साइमल्टेनियस इक्वेशन पे ओएलएस अप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट होता है वो बायस्ड और इनकंसिस्टेंट दोनों आता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसको सबको मैंने इकोनोमेट्रिक्स के प्लेलिस्ट में कराया, आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और हमें हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसकी निकालनी है। तो कॉस्ट और डिमांड फंक्शन जब दिया होता है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे निकालते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे निकाल के भी बता दे रही हूँ। हमें कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है c इक्वल टू 40 प्लस 12x और हमारा प्राइस दिया हुआ है 60 माइनस 3x, यानी डिमांड कर दिया हुआ है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है R माइनस सी, यानी कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। हमें टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। टोटल रेवेन्यू कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, टोटल रेवेन्यू हम फाइंड आउट करते हैं, हम अपने जो डिमांड फंक्शन है उसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमें हमें टोटल रेवेन्यू के लिए 60 माइनस 3x को x से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये हमारा रेवेन्यू आ जाएगी, क्योंकि टोटल रेवेन्यू क्या होती है P इंटू क्यू। तो P हमें 60 माइनस 3 दिया, इनमें Q यानी x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 60x माइनस 3x स्क्वायर। तो हमें कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में मिल गया, टोटल रेवेन्यू में मिल गया। अब इसको इसमें पुट कर देते हैं। टोटल रेवेन्यू हमारा क्या है 60x माइनस 3x स्क्वायर और माइनस और यहाँ पे 40 प्लस 12x। ठीक है, अब ये माइनस साइन इधर अंदर चेंज हो जाएगा, तो चलिए चेंज भी कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 40 माइनस 12x। अब हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमाइजेशन के लिए अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। तो इक्वेशन के फॉर्म में करेंगे हम, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, ये x और ये जब हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 48x और माइनस 40। तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया। अब हम मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन क्या होती है, तो मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन होती है कि हम इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, चलिए हम इस प्रॉफिट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस 6x प्लस 48। तो ये हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो हमें क्या मिल गया माइनस 6x प्लस 48। तो माइनस 6x प्लस 48 और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, कि व्हाट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल, यही x फाइंड आउट करना है। तो इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 48। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 48 अपॉन माइनस 6। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 6 की टेबल में कितनी बार में आता है 8 टाइम्स में। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 8, जो कि करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल इज एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इफ। तो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड कब होगा हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, ये सब कुछ मैंने अपने इकोनोमेट्रिक्स के वीडियो में ऑलरेडी बताया है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। बाकी मैं यहाँ भी आपको समझा दे रही हूँ कि एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड तब होगा जब हमारा यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू स्ट्रक्चरल पैरामीटर में ऑब्टेन्ड हो जाए। तो अब स्ट्रक्चरल पैरामीटर क्या होता है, यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, आप उसको जरूर जाके देखिएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन के वीडियो में। इकोनोमेट्रिक्स को मैंने सारे प्लेलिस्ट के तौर पर लगाया है, तो आप उसमें से जाके देख सकते हैं। आपको जो भी समझना है, अगर जो भी डाउट्स होगा आप पूछ भी सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जो बच्चे हिंदी में है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अब हमने जून 2019 के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, अब हम दिसंबर 2019 के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। एंड